ये तो क्लास स्टार्ट कर ही देते हैं कैस, इसको आना होगा फिर आपके बीच में ज्वाइन कर लेगा, है ना। सेकेंड, ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम चार्टिंग कर रहे थे, राइट, एंड हमने सिर्फ चार्ट समझे थे क्या होते हैं, कैसे क्या चीज होती है उसके अंदर, वो सब समझा था, राइट। अब चार्टिंग में ना आपके दो पार्ट आते हैं, ठीक है, पिवट चार्ट्स एंड आपके नॉर्मल चार्ट्स, ठीक है। जो पिवट टेबल के थ्रू आप चार्ट बनाते हैं उनको पिवट चार्ट्स कहते हैं, ठीक है, एंड जो नॉर्मली बनाते हो डेटा के ऊपर उसे नॉर्मल चार्ट्स कहते हैं, काफी बेसिक है, राइट। अब इसमें ना फर्क क्या होता है कि कई सारे ना ऐसे चार्ट्स हैं जो कि सिर्फ पिवट टेबल से ही बन सकते हैं, और कई सारे ऐसे चार्ट्स होते हैं जो कि नॉर्मल डेटा से ही बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आपको एक मैप बनाना है, ठीक है, इन द विजुअलाइजेशन ना वी यूजुअली यूज मैप टू रिप्रेजेंट कि किस जगह से हमें कितनी सेल्स आ रही हैं। एक एग्जांपल लिया अपने डेटा के हिसाब से कि लेट्स से मेरे को ना एक मैप चाहिए, ठीक है, उसके अंदर जो मेरी कंट्रीज मेंशन है उसके हिसाब से कंट्री हाइलाइट हो जाए, और जो भी उसकी टोटल सेल्स है उसके हिसाब से उसका मतलब कलर हो जाए कि ग्रेडियंट हो, व्हाइट की तरफ आ रहा है मतलब कम सेल्स है, लेट्स से किसी और कलर की तरफ जा रहा है तो ज्यादा सेल्स है, इस तरीके से मेरे को डिफाइन करना है, ठीक है। सो इसके लिए मैप बनाते हैं, मैप बनेगा ऑब्वियसली कि एक मैप के ऊपर हमें कंट्रीज के पॉइंट दी जाएंगे कि यहाँ पे सेल्स आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके के चार्ट होते हैं, इसको भी हम चार्टिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको मैप टाइप ऑफ चार्ट बोलते हैं। तो इस तरीके के चार्ट होते हैं ना वो आप पिवट डेटा से नहीं बना सकते, ठीक है। इशू क्या है, जो पिवट टेबल है ना वो डायनेमिक होता है, पता होगा आपको डायनेमिक का मतलब कि आप पिवट टेबल को बनाने के बाद भी उसके अंदर फील्ड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, राइट, उसके अंदर फील्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो डेटा जो है वो डायनेमिक है, हम हमारे पास कंट्रोल पैनल है पिवट टेबल का, उससे हम पूरा पिवट टेबल कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डेटा डायनामिक है कि हम अपने हिसाब से ऑन द स्पॉट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके अंदर, राइट। जब नॉर्मली डेटा डालते हो तो ये डायनामिक नहीं होता, पॉइंट कि मान लो जैसे ये वाला डेटा है, इसके अंदर ना मेरे को अब कंट्री की जगह कुछ और डालना है, कंट्री की जगह लेट्स से मेरे को स्टेट चाहिए, है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे चेंज करने के लिए, मैं कहीं से अपना स्टेट वाला डेटा लूंगा, कॉपी कर लूंगा पहले, यहाँ से इसको डिलीट करूंगा, इसकी जगह पे ऐड करके पेस्ट करूंगा, है ना। पिवट की तरह तो नहीं है, बस क्लिक किया चेंज हो गया। पॉइंट कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि पिवट में आपने बस फील्ड में वो टिक किया, सिलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, डेटा आपके टेबल के अंदर ही अपडेट हो जाता है ना। इसके अंदर मेरे को अगर डेटा अपडेट करना है तो मेरे को जो कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे लेट्स से कंट्री वाला कॉलम है, इसमें मेरे को मेरा कोई और कॉलम कहीं और डेटा में प्रेजेंट है, उसमें स्टेट अवेलेबल है, तो मेरे को कंट्री जगह पे स्टेट डालना है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को बताओ, कैसे चेंज करोगे। डिलीट करो वहां से उसको, कॉपी और पेस्ट, बिल्कुल ऐसे ही करोगे, तो डायनामिसिटी नहीं आई ना, जैसे आपने इसको डिलीट किया कॉलम डिलीट हो गया, जो वहां पे रेफरेंस था वो तो डिलीट हो गया, गेटिंग अ पॉइंट। आई मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं। तो इसलिए कई सारे आपके प्लॉटिंग ऐसी होती है, चार्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पिवट टेबल के बेसिस पे बनते हैं, कई सारे चार्ट आपके ऐसे होते हैं जो सिर्फ नॉर्मल डेटा के बेसिस पे बनते हैं। तो सर अगर कंट्री यहाँ से डिलीट करेंगे तो पिवट टेबल भी तो डिलीट हो जाएगा। नहीं, पिवट टेबल में डिलीट हो जाएगा, तो पिवट टेबल के बेसिस पे तो बनता ही नहीं ना वो चार्ट। गेटिंग अ पॉइंट। देखो लेट्स से आपके पास फॉर एग्जांपल 10 आपके पास चार्ट की कैटेगरी है, मतलब 10 चार्ट बना सकते हो, ठीक है। 5 हम ले लेते हैं पिवट टेबल से बनने वाले, 5 हम ले लेते हैं नॉर्मल डेटा से बनने वाले, ठीक है। अब जो 5 आपके पिवट टेबल से बन रहे हैं वो आप नॉर्मल डेटा से भी बना सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट जो बचे हुए 5 चार्ट है जो नॉर्मल डेटा से बन रहे हैं उन्हें आप पिवट टेबल से नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि जो चार्ट है ना उसमें उसकी प्रॉपर्टी इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दिया, राइट। ये प्रॉपर्टी है कि उसको कंट्री चाहिए चाहिए, उसको ज्योग्राफिकल लोकेशन चाहिए ही चाहिए, है ना। और उसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होगी तो वो प्लॉटिंग नहीं कर पाएगा, राइट। इतनी बात क्लियर हुई मेरी। अगर मेरे पास कंट्री की वैल्यूज ही नहीं है, मतलब कंट्री के नेम्स ही नहीं है, तो मैप में दिखाऊंगा क्या, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि अगर मेरा जो कंट्री की वैल्यू कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रही है, कॉन्स्टेंटली अगर मेरी कंट्री की वैल्यू अपडेट हो रही है, लेट्स से कोई नई कंट्री ऐड हो रही है, कोई कंट्री रिमूव हो रही है, सो जो हमारा विजुअल होता है उसको हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये तो पावर बीआई की तरह नहीं है ना, मतलब पावर अच्छा हमने किया नहीं अभी,
बट बेसिकली पावर बीआई में क्या होता है, डेटा जैसे अपडेट होता है ना, तो विजुअल अपने आप शिफ्ट होते लगते हैं हमारे, लाइव विजुअल्स होते हैं वो, इसके अंदर लाइव विजुअल्स नहीं होते। जो आपने चार्ट बनाया, आपने जैसे एक चार्ट बना दिया, उसके अंदर डेटा कैसे, या तो पिवट चार्ट है तो वो पिवट टेबल के हिसाब से अपडेट हो जाएगा साथ ही, और नॉर्मल चार्ट है तो नॉर्मल डेटा के हिसाब से साथ साथ अपडेट थोड़ा होता रहेगा, तो रिफ्रेश करना पड़ता है। नहीं समझ आया? इसको समझने का और सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, बहुत बेसिक वे में अगर बताऊं, बहुत बेसिक रीजन है इसका यही होता है कि जो पिवट टेबल है हमारा डायनामिक होता है, उसके अंदर हम डेटा को सिंगल क्लिक से शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कि मान लो जैसे अगर मैं पिवट टेबल दिखाऊं आपको, ये मेरा एक पिवट टेबल है, ये नहीं, ये तो नॉर्मल टेबल है, जैसे ये मेरा पिवट टेबल है, राइट। इसके अंदर मैं रेफरेंस ले लेता हूं, लेट्स से B5, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसके बेस पे मेरी प्लॉटिंग हो रखी है ना। जो B5 की वैल्यू है इंस्टोर वाली, डार्क की इंस्टोर, ये है ना इंस्टोर, हाँ, ये वाला जो बार है मेरा, इस वैल्यू के हिसाब से बना हुआ है, इस वैल्यू में कुछ भी चेंज होगा मेरा ये वाला बार चेंज करेगा। समझ आ रही इतनी बात, राइट। और जो चेंजेस हैं, मैं यहां से अगर सम ऑफ सेल्स की जगह एवरेज ऑफ सेल्स कर दूं तो ये वैल्यूज मेरी सारी शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब पॉइंट इज कि जो जैसे मैंने उसको सम की जगह एवरेज किया, उसका रेफरेंस सेम रहा, रेफरेंस मतलब वैल्यू तो B5 में से ही उठा रहा है अभी भी, बट जो B5 के अंदर वैल्यू थी वो चेंज हो गई ना, गेटिंग अ पॉइंट, कि B5 के अंदर जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई, तो समझाया। तो ये डायनामिक डेटा है, मैं एक्चुअल मेरे को डेटा में से कुछ डिलीट या ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी मैं एक्चुअल डेटा को अपने चेंज कर सकता हूं। नहीं आया? देखो, जैसे मैं यहाँ पे लेट्स से मैंने इसको ना सम की जगह पे मैं इसकी फील्ड सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे इसको एवरेज कर देता हूँ। जैसे मैं एवरेज को ओके करूंगा, मेरा B5 की वैल्यू देखना, ठीक है, B5 की वैल्यू अभी है 15,080, सॉरी 1583, जैसे मैंने एवरेज किया 105 ही रह गई, राइट, वैल्यू चेंज हो गई, एड्रेस अभी B5 ही रहा, एड्रेस अभी भी B5 ही रहा, है ना। तो ये चार्ट यहाँ पे तो अडेप्ट कर गया, ये पिवट चार्ट वाली कैटेगरी में से है, ये अडेप्ट कर जाते हैं, राइट। बट जब नॉर्मल डेटा में अगर मैं सेम चीज करना चाहूंगा, कि अगर मैं लेट्स से नॉर्मल डेटा दिखाऊं, ये नॉर्मल डेटा है मेरा, ठीक है, इसके अंदर लेट्स से मेरे को कंट्री की जगह पे स्टेट डालना है, सो दो तरीके से डालूंगा या तो मैं, ठीक है, या तो मैं इस कॉलम को डिलीट कर दूंगा और फिर जो सी की जगह ई है ये मेरा डी बन जाएगा, तो मैं इस कॉलम को बीच में से डिलीट कर देता हूं, तो मेरा एक एक कॉलम इधर शिफ्ट हो जाता है ऑब्वियसली। एक्सेल में बेसिक होता है, आप लोगों को नहीं पता अगर, मैं भी ना डिलीट कर नहीं सकता क्योंकि मैं, अच्छा कंट्रोल जेड कर लूंगा, हाँ ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ अगर मैं, ठीक है, डिलीट किया मैंने तो क्या हुआ, कॉलम डिलीट हुआ और मेरा पूरा डेटा लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया, तो पहले जो मेरा स्टोर का डेटा था वो ई था, वो डी बन गया, है ना, ठीक है। या तो मैं इस तरीके से, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सी के बाद यहाँ पे इंसर्ट करके एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है मेरा, अब इसके अंदर मैं डेटा डाल दूं, कंट्रोल Z मैं या तो वहां पे मैं डेटा डाल दूं, राइट, इस तरीके से कर सकता हूं मैं, या फिर मैं क्या करूं कि इसको ना जो कॉलम है इसको क्लियर कर दूं, डिलीट करने की जगह पे। क्लियर करने का क्या मतलब होता है, क्लियर कंटेंट है ना, इसका मतलब क्या होता है कि कॉलम आपका वहीं पे रहेगा, जो उसके अंदर लिखी हुई वैल्यूज है वो गायब हो जाएंगी सारी। सर मतलब देखो पाइवट टेबल जो पाइवट चार्ट बनता है वो पाइवट टेबल से लिंक होता है, बिल्कुल, नॉर्मल चार्ट होता है वो नॉर्मल डेटा से लिंक नहीं होता, ये कहना चाहते नॉर्मल डेटा से लिंक तो होता है, ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, चीज पे आ रहा हूँ, प्राइवेट टेबल, प्राइवेट वाला तो समझ आया ना पॉइंट, कि डेटा डायनेमिक कैसे है, हैं, उसमें चेंज कर सकते उसमें हम साइज के साथ चेंज होता है, शेयर में भी साथ के साथ चेंज होता है, वो वाला पार्ट में समझ आया ना, ये वाला मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। ऐसे मैं क्लियर कंटेंट कर दिए, मैंने कंटेंट क्लियर करे, अब मैं यहाँ पे कंटेंट पेस्ट करूंगा, है ना। अब मैं किसी भी तरीके से करूँ, या मैं डिलीट करके ऐड करके नया कंटेंट पेस्ट कर रहा हूँ, या मैं, हाँ जी, वो एरर फैचिंग डाटा आ रहा है दोबारा। वो बिल्कुल सही है बात, स्पेलिंग वगैरह चेक करो एक बार उसकी बात की ना, फोल्डर की स्पेलिंग और उसकी स्पेलिंग चेक करो, डाटा तो उसमें आ रहा है।
मैंने ट्रांसफॉर्म डाटा करके देखा ना, तो डाटा दिख रहा है, दिख रहा है उस पे। तो एरर फेचिंग डाटा क्यों आएगा फिर? वो जैसे मैं वो लगा रहा हूँ ना, वो केपीआई एड्रेस हाँ, उस पे तुम्हारा डेटा टाइप चेक करो, ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर वो स्ट्रिंग तो नहीं है। हाँ, तो हम वापस आते हैं इस पे कि या मैं क्लियर कंटेंट करके यहाँ पे पेस्ट करूं, या फिर मैं डिलीट करके नया ऐड करके उसमें पेस्ट करूं। दोनों ही मेथड में मेरा एक स्टेप कॉमन आ रहा है बीच का। कौन सा? कि बीच में मेरे पास एक हमेशा कॉलम ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें खाली डेटा होगा। करेगा? मतलब ये नहीं समझ आया? देखो, मैंने डिलीट करके मेरे को डेटा डालना है, मेरे को ये है मेरा डेटा कंट्री का, इसको रिप्लेस करना है स्टेट से। सिंपल सा ये टास्क है मेरे पास। ठीक है, कैसे करोगे? इसको डिलीट करो पहले। इसको डिलीट कर दिया, लो। फिर जहाँ पे स्टेट का होगा वहां से उसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पेस्ट करते हैं। कहाँ पे पेस्ट कर बताओ? सी के सी के आगे इंसर्ट करना पड़ेगा पहले। सी के आगे पहले मेरे को यहाँ पे एक इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अरे यार, डी पे इंसर्ट करूंगा ना तभी तो डी वाला आएगा वो। यहाँ पे एक इंसर्ट करूंगा, मतलब जहाँ पे इंसर्ट किया बेसिकली एक कॉलम आया, ठीक है। अब मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। यही मेथड है, सिंपल मेथड, राइट? एक स्टेट आई जिसमें कॉलम मेरे पास एक एम्प्टी है, एम्प्टी स्टेट आई ना, कि अभी जब तक मैंने कॉपी नहीं किया है नया वाला डेटा इसमें, सॉरी, जब तक मैंने नया वाला डेटा इसमें पेस्ट नहीं किया है, एम्प्टी स्टेट आ गई है ना। सेम मेरा क्या होता है जब मैं क्लियर कंटेंट करके करता हूँ, तो मैं सेम मेरा होता है जब मैं क्लियर कंटेंट करके करता हूँ। मैं यहाँ से क्लियर कंटेंट कर दूंगा, मेरा डेटा खाली हो गया, एम्प्टी स्टेट आ गई, लेकिन है ना, इस एम्प्टी स्टेट से हमारे चार्ट को दिक्कत होती है, समझो? ठीक ठीक है ना, इस एम्प्टी स्टेट से हमारे चार्ट को दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए कई सारे चार्ट्स हैं जो सिर्फ नॉर्मल डेटा पे ही वर्क करते हैं, कई सारे चार्ट्स हैं जो पिवट पे ही वर्क करते हैं, कई सारे चार्ट्स दोनों पे ही वर्क कर जाते हैं। ठीक है, जब सर एरर दे रहा है तो नॉर्मल चार्ट बनाते ही सॉरी, एरर दे रहा है मान लो ऐसे तो नॉर्मल बनाते ही क्यों नॉर्मल चार्ट। कई सारे चार्ट्स ऐसे हैं ना जो पिवट पे बना नहीं सकते, जैसे मैंने मैप का एग्जांपल दिया, मैप आप पिवट पे ऐड नहीं कर सकते ना। डेटा डायनेमिक होता है ना, मैप डायनेमिकली अपडेट नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसमें ना ये तुम्हारा एक्सेल से रिलेटेड नहीं है, फिर स्टिल तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी सी इन डेप्थ की नॉलेज है ये। ठीक है, या तो तुम सिंपली इसको यही एज्यूम कर सकते हो कि ये वाले चार्ट मुझसे बनते हैं, वाले मुझसे नहीं बनते, या याद कर लो। तो फिर समझने के लिए ना बेसिकली जैसे मैं मैप का एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मैप जब तुम्हारा चार्ट प्लॉट हो रहा है, प्रोसेस होता है ना, नॉर्मली तुम्हें एक्सेल में क्या दिखेगा कि तुमने क्लिक किया, चार्ट आ गया, दिखता है नॉर्मली एक्सेल में यही दिखेगा। ठीक है ना, अगर मैं करके भी दिखाऊं, गया इसके ऊपर ना, लेट्स से मैं सिंपली एक चार्ट ऐड करता हूँ, पहले बता देता हूँ नॉर्मल चार्ट ऐसे ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये सारे चार्ट्स हैं, मैं कोई भी ऐड कर सकता हूँ, मैंने रैंडमली कोई भी डाल दिया, सारे अभी सोचेंगे कैसे क्या है। ठीक है, अभी प्रोसेस है, लोडिंग हो रही है, डेटा रीड हो रहा है। ठीक है, डेटा रीड होके उसके हिसाब से नॉट रिस्पॉन्डिंग किया गया मेरे में, तो वो मेरा स्लो है काफी, आ गया। ठीक है, जैसा भी अभी कैसा है क्या है वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कोई भी डेटा सेलेक्ट नहीं किया था तो पूरे पे प्लॉट करने का ट्राई कर रहा है वो, सेगमेंट वाइज बहुत कुछ खेल दिया है, इसे छोड़ो अभी। ठीक है, आ गया। जब लोडिंग हुई, इसने क्या किया, वह डेटा रीड किया। ठीक है, उसके ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक्सेल ने पहले वो समझा कि ये नंबर्स हैं, ये नेम्स हैं, इन नेम्स को मैं एक्स एक्सिस पे डाल सकते हैं, और जो सेल्स का जैसे नंबर्स है उसको वाई एक्सिस पे डाल सकते हैं, उसके हिसाब से प्लॉटिंग कर सकते हैं। ये पूरा एक एल्गोरिथम होती है, ऐसे समझी वो चीज, और फिर प्लॉट करके दिखाया। मैंने ना डेटा सेलेक्ट किया ना कुछ सेलेक्ट किया, मैंने सिंपली एक चार्ट इंसर्ट किया, तो सब कुछ एक्सेल को खुद करना पड़ा, है ना, राइट? अब इसके अंदर एक पूरा प्रोसेस हुआ। अब ये वाले चार्ट जैसे मैंने बार चार्ट ऐड किया था, ये नॉर्मल चार्ट है, ये पिवट पे भी हो जाते हैं, इसमें भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वो डेटा को खुद अंडरस्टैंड कर रहा है एक्सेल। ठीक है, पर जैसे मैंने मैप का एग्जांपल लिया था, का एग्जांपल में क्या हो रहा है कि डेटा ना एक्सेल अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, क्योंकि कंट्रीज का आइडिया नहीं है कि एक्सेल को कि हाँ ये कंट्री यहाँ पे होती है, ये कंट्री यहाँ पे होती है, इस चीज का एक्सेल को आइडिया नहीं होता। ये क्या से आता है, जब आप मैप प्लॉट कर रहे होते हो ना, तो ये डेटा फेच होता है आपका बिंग से, मतलब जो इनका वो है ना, माइक्रोसॉफ्ट बिंग होगा, आपको पता होगा, एज ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है विंडोज में, है ना, हर एक सिस्टम में आते हैं, विंडोज इंस्टॉल करते हो, तो वहां से फेच कर रहा होता है वो। आपको नहीं समझ आ रहा?
बेसिकली देखो, जो ये वाला चार्ट प्लॉट किया है ये प्योरली एक्सेल ने किया है, ठीक है। इसलिए इसे आप पिवट से भी प्लॉट कर सकते हो, इसे आप नॉर्मल डेटा से भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। बट जैसे मैप से मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसके अंदर एक कंपोनेंट है पूरा मैप का, वो कंपोनेंट आपका एज ब्राउजर होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे आप इंस्टॉल करते हो, आपके में भी होगा, आप सर्च करके देखोगे एज करके एक ब्राउजर होगा, ठीक है। सबके विंडोज में साथ ही आता है ना, वो आता है, राइट। वो जो मैप डेटा होता है वो वहां से आता है। तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक्सेल और एज, ठीक है। अब एक्सेल क्योंकि उसे हर बार ना जब भी मैप में कुछ अपडेट हो रहा है, एज से फ्रेश डेटा फेच करना पड़ता है। तो पिवट टेबल क्योंकि बहुत ज्यादा डायनामिक होता है, इसलिए वो इस चीज को अलाउ ही नहीं करता पिवट टेबल से बनाने के लिए, क्योंकि इतनी फास्ट अगर एच के सर्वर से डेटा फेच किया जाएगा तो एच के ऊपर एक तो बहुत ज्यादा जो एक्चुअल में सर्वर्स है, मान लो उसने सबको दे दिया। अब ऐसे नहीं है कि 1000-2000 लोग एक्सेल यूज कर रहे हैं, करोड़ लोग एक्सेल यूज करते हैं, है ना। सबने मान लो करोड़ में से 1 लाख लोगों ने भी एक साथ यूज कर लिया ये वाला फीचर, ठीक है। 1 लाख पर यूजर के हिसाब से हर मिनट डेटा रिफ्रेश होता है। हम तो चलो बहुत ज्यादा बेसिक वर्क कर रहे हैं, हमारे तो डेटा इतना रिफ्रेश नहीं हो रहा, जो एक्चुअली कंपनीज में काम हो रहा है उनको तो हर मिनट डेटा रिफ्रेश होता है ना। हर मिनट की एक रिक्वेस्ट जा रही है इसके पास, हर मिनट की 1 लाख रिक्वेस्ट जा रही है, अब तो ये 1 लाख यूजर्स है, ठीक है। तो इसके सर्वर पे कितना ज्यादा लोड पड़ेगा, पॉइंट, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में डीडोस कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सर्वर के ऊपर इतना ज्यादा लोड पड़ेगा कि वो किसी को भी सर्विस नहीं दे पाएगा। तो जो इस तरीके के चार्ट होते हैं, प्लॉटिंग होती है जिसके अंदर आपका एक्सटर्नल कहीं से डेटा आना है, वो पिवट टेबल्स के ऊपर अलाउड नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट, समझिए आप। ठीक है, समझे आप। मतलब सर कहीं एक्सटर्नल डेटा अगर आ रहा है तो वो पिवट टेबल पे नहीं होता, प्लॉट टेबल से नहीं कर सकते। नहीं नहीं, पिवट टेबल से एक्सटर्नल डेटा नहीं, उस एक्सटर्नल डेटा को प्लॉट करने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो कहीं एक्सटर्नली लाने हैं। अगर ये जो मैप का डेटा है, मैंने मैप का एग्जांपल दिया, डेटा तो आप ही के पास है, मैप दिखेगा भी आपको ही, बट जो एक्चुअल मैप है वो एज से फेच करना पड़ता है एक्सेल को, एक्सेल के पास स्टोर नहीं होता वो, क्योंकि मैप का डेटा ना बहुत बड़ा होता है। अब मैं एक पूरे वर्ल्ड मैप का डेटा देखूं तो इट्स लाइक टीबीज में होता है वो डेटा। अब एक्सेल टीबीज ऑफ डेटा साथ में शिफ्ट नहीं कर सकता ना। गेटिंग अ पॉइंट कि एक्सेल हमारा कितना होता है, आई गेस 4-5 जीबी का होता है, पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही 4-5 जीबी का होता है मिला के, है ना। अब मान लो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है और उसके लिए आपको 5 जीबी की स्पेस मांग ले, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए जो बहुत ज्यादा हाई एंड डेटा होता है ना, वो अपने सर्वर्स पे स्टोर करता है, सॉरी, ये एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा ही अपने सर्वर्स पे स्टोर करता है, एंड जब भी रिक्वायरमेंट होती है सर्वर से फेच कर लिया जाता है। अब इसी के लिए फिर वो पिवट टेबल से अलाउ नहीं करता है क्योंकि, ठीक है। और मैं चाहूँ भी तो जैसे मैं एग्जांपल देके दिखाऊँ भी, इसको मैं हटाता हूँ पहले तो, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ना हम्म, एक नया पिवट टेबल बना लेते हैं इससे। ये पिवट टेबल वगैरह इंसर्ट करना तो हमें आता ही है ना। न्यू शीट पे हमने एक नया पिवट टेबल बना लिया, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि मैं मैप विजुअल यूज करूंगा, वो कंट्री चाहिए, तो आई विल सेलेक्ट कंट्री, प्राइमरी कंट्री, ये कंट्री, एंड इसके साथ मैं सम ऑफ सेल्स देखना चाहता हूँ, लेट्स से सम ऑफ सेल्स। पिवट टेबल बन रहा है, पिवट टेबल में कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं इंसर्ट कर देता हूँ लेट्स से मैप, ठीक है। फील्ड मैप में इसमें इंसर्ट करता हूँ, एरर दे देगा सिंपली, ठीक है, कि यू कैन नॉट क्रिएट दिस चार्ट टाइप विद डेटा इनसाइड अ पिवट टेबल, क्योंकि पिवट टेबल डायनामिकली अपडेट होगा और एक्सेल को पता है कि उसके सर्वर्स की अच्छे से फिल जाएगी, तो वो करने नहीं देगा, ठीक है। अब यही सेम काम लेट्स से इसको डिलीट करता हूँ। अभी कैसे करते हैं सब कुछ वो सब देखेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी सही सेम काम मैं नॉर्मल में डेटा है, ठीक है, इससे करता हूँ, ठीक है। सो इसमें सिंपली आई विल गो टू इंसर्ट एंड अब मैं फील्ड मैप डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ना मेरे को डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, सो ये सारे ऑप्शंस अभी क्लियर करूंगा एक चीज, ठीक है ना। कैसे क्या कर रहा हूँ मैं सब बताऊंगा अभी।
हाँ, मेरे में अभी भी प्लॉट नहीं होगा, बट वो एरर नहीं दे रहा बेसिकली। मेरे में क्यों प्लॉट नहीं होगा मुझे बताता हूँ, ठीक है। एरर नहीं दे रहा, ठीक है, वो शो कर पा रहा है। और मैं थोड़ा सा अगर वेट करना चाहूंगा ना, तो यहाँ पे वो बता भी देगा कि मेरे में क्यों प्लॉट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, बट एरर नहीं दे रहा, प्लॉट हो रहा है, मतलब दिख रहा है मेरे को चार्ट में, है ना। जैसे पिवट टेबल में तो दिख भी नहीं रहा था, सीधा उसने एरर दे दिया था, ठीक है। ये फर्क होता है। तो जो ये वाले चार्ट हैं, ये सिर्फ आपके नॉर्मल डेटा पे प्लॉट होते हैं। और जो पिवट, इसलिए हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि आप ना जब भी पिवट टेबल के ऊपर आपको कोई चार्ट बनाने हैं तो आप पिवट चार्ट वाले ऑप्शन से बनाओ, नॉर्मल ऑप्शन से नहीं, ठीक है। पिवट चार्ट के अंदर आपको वही वाले चार्ट मिलेंगे जो आपके पिवट टेबल से बन सकते हैं, ठीक है। ये प्लॉट करेगा नहीं मेरे में, अभी वो दिखा भी नहीं रहा, बट हमें कंट्री स्टेट वगैरह दिखाना है तभी हम मैप वाला ऑप्शन यूज करते हाँ हाँ, मैप वाला ऑप्शन आप वैसे प्लॉट कर ही नहीं सकते। अभी हम एक ही चीज पे आएंगे, वो तो बस ना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है अभी, ठीक है। और द रीजन मेरे में क्यों प्लॉट नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे में ना जो एच की सर्विस होती है मैंने हटा रखी है विंडोज में से, इसलिए मेरे में प्लॉट नहीं हो रही है। इससे मतलब आपके एच की सर्विस होनी चाहिए, आपकी नॉर्मल अगर विंडोज यूज करोगे तो प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। उससे एक और डाउट था, जैसे पिवट चार्ट बनाते हैं तो उसमें अगर हम बड़े डेटा पे वर्क कर रहे हैं तो वो सब कुछ मैच्ड अप नहीं दिखा देगा? क्यों? मतलब अभी जैसे आपने पिवट पिवट उस पे चल लेते हैं। ये ये तो छोटा ये डेटा है है, से, हाँ। ये तो बहुत कम डेटा है। क्यों, इसमें ज्यादा डेटा होगा, नंबर्स बड़े होंगे बस। नहीं, मैं चार्ट की बात कर रही हूँ। मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो, मैं पहले तो इसको मैं दिखाती हूँ। दिखाओ दिखाओ। जितना मर्जी बड़ा डेटा हो उससे मुझे फर्क क्या पड़ेगा। जैसे ये है, तो ये तो कुछ ऐसे मर्ज नहीं हो जाएंगे, फिर इसमें हमें क्लियर कैसे दिखेगा सब? कौन सा चाहिए आपको, दूसरा वाला है। हमने कस्टमर नेम्स का अगेंस्ट प्लॉट किया है, कस्टमर नेम्स का अगेंस्ट प्लॉट करोगे इसको। आप समझ गए, कस्टमर नेम के अगेंस्ट चार्ट को प्लॉट करोगे। आपको बहुत सोचना है कि प्लॉटिंग किस तरीके से करोगे, वो चीज देखनी पड़ेगी ना आपको, यानी पॉइंट कि जो ये वाली वैल्यूज हैं, जैसे कस्टमर आईडी के अगेंस्ट देख सकते हैं। कस्टमर आईडी के अगेंस्ट, आईडीज के अगेंस्ट हम वैसे ही नहीं देखते हैं डेटा कभी भी। जैसे कंट्रीज और सेल्स को देखोगे, जितना मर्जी डेटा हो डजंट मैटर, है ना। कंट्रीज हमारे पास लिमिटेड नंबर में ही है और डेटा भी हमारे पास लिमिटेड नंबर में ही है ना। और मान लो कंट्रीज भी, लेट से आपकी कोई ऐसा बिजनेस है कि 129 समथिंग कंट्रीज है, जितनी भी कंट्रीज है सब में आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको रीजन में डिवाइड कर दोगे, फिर ईस्ट में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइड करोगे, और फिर उसके अंदर की ईस्ट की कंट्रीज ये हैं। पॉइंट कि मान लो आप अमेजोन हो, अब अमेजोन थोड़ा अपना हर एक कस्टमर का क्या ऑर्डर कर रहा है उसका चार्ट बना के रखा है, ऐसे कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, ऐसे पूरी हिरार्की बनती है ना एक, ठीक है। पॉइंट कि अगर उसे कस्टमर का डेटा देखना भी है वो हिरार्की के अंदर आके देखेगा, जैसे ये वाला डेटा भी है। मेरे को जैसे डार्क चॉकलेट के अंदर ये सारी चीजें देखनी है, तो मैंने हिरार्की बना रखी है ना एक, कि पहले मेरे पास कैटेगरी है सारी, उस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है। अब हर एक के अंदर कस्टमर कौन कौन से हैं वो भी डाल सकता हूँ मैं, तो इस तरीके से देखूंगा ना मैं, ताकि मेरे पास डेटा विजिबली सही रहे। पॉइंट ताकि बनानी पड़ती है, ठीक है। और डाउट्स क्लियर है? तो अब एक्चुअली टॉपिक पे चलते हैं, चार्टिंग की तरफ, ठीक है। तो जब आप पिवट टेबल पे होते हो तो आप पिवट चार्ट बनाते हो, पिवट चार्ट का कैसे बनाते हैं आपको पता ही है। पिवट टेबल में एनालिसिस में जाके यहाँ से पिवट चार्ट, ठीक है। ये आपके पास हर तरीके के चार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप पिवट चार्ट डाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें ना जैसे मैं मैप पे अगर जाऊँ, यहाँ पे फिल मैप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बट ये डलेगा नहीं। देखो मैं सिलेक्ट भी किया, ओके नहीं आ रहा, क्योंकि ये पिवट के लिए डिजाइन भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इस वाले कॉलम में जब आपने पिवट चार्ट खोला है तो आपको पहले ही वो दिखा देगा कि कौन से आप प्लॉट कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप पिवट टेबल के ऊपर प्लॉटिंग करते हो, ठीक है।
और यही सेम चीज या चलो छोड़ो, पहले इसी की पूरी प्रॉपर बात कर लेते हैं। इसमें एक बार चार्ट्स का देख लेते हैं, किस किस तरीके के चार्ट होते हैं, ठीक है, उसका यूज केस क्या होता है हर एक चार्ट का, ठीक है, कि प्लॉटिंग तो आपको आ गई एंड उसके अंदर डेटा मैनेज करना भी आ गया है ना, डेटा वगैरह मैनेज करना प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले होता है कॉलम चार्ट्स। कॉलम चार्ट्स का मतलब होता है जिसके अंदर बेसिकली बार चार्ट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल तरीके के होते हैं, जैसे हमने अभी जो प्लॉट कर रखा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है ना। इसके अंदर हर एक वैल्यू का एक अलग कॉलम बनता है, ठीक है, एंड जिस तरीके से आपकी वैल्यू फिर कैटेगरी में डिवाइड होती है उसके हिसाब से वो यहाँ पे भी डिवाइड हो जाती है, जैसे दिख भी रहा है कि डार्क के अंदर वो सब है, फिर मिल्क और व्हाइट का अलग से दिख रहा है ना। मतलब हर एक वैल्यू का जो भी आपको पर कैटेगरी प्लॉट करानी है उसका एक अलग कॉलम बनेगा, ठीक है। अभी एक किस पे डिवाइड है, चैनल्स पे। चैनल हमारे पास कौन से हैं, इंस्टॉल एंड ऑनलाइन, दो ही हैं। और हमारे पास चैनल ज्यादा होते हैं, लेट से हम B2B में भी सेल कर रहे हैं, हम डिलीवर भी कर रहे हैं, हम लेट से कुछ और 5-6 चैनल है ना। तो अगर हमारे पास 5 चैनल होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 5-6 बार दिखते हैं हर एक चैनल का कितना आ रहा है, ठीक है। सो यह चार्ट आप कब यूज करते हो, जब आपके पास एक ओवरव्यू लेना होता है आपको। अब बार चार्ट यूजुअली ही तभी यूज करते हो जब आपको एक ओवरव्यू लेना होता है अपने डेटा का, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चीजें नहीं पता लग रही है ना। बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आपने इनसाइट ही निकाल लिया इस चार्ट से, बहुत सिंपल चार्ट है ये, राइट। तो इससे हम डेटा का ओवरव्यू लेते हैं, एंड यूजुअली ये हम कब प्रेफर करते हैं कि जब हमें ना प्रेजेंटेशन बनानी है, रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, कि लेट्स से डेटा मिला है हमें एंड हमें उस पर रिपोर्ट बनानी शुरू करनी है। तो शुरुआत में जो जैसे एक रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट पता है ना क्या होती है, बेसिकली आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो उसकी आप एक रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। कंपनी के अंदर जाओगे ना, आपको डेटा दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको एनालाइज करके रिपोर्ट सबमिट करो। दे आर नॉट आस्किंग कि आप एक्सेल शीट दोगे, उसमें आप एक्सेल शीट या पावर बीआई की शीट ऐसे नहीं देते हो, एक प्रॉपर रिपोर्ट फॉर्मेट बनाना पड़ता है, ठीक है। सो रिपोर्ट में क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्ट्स करते हो ना, तो यू विल पुट अ चार्ट, एक्सप्लेन कि ये चार्ट मैंने क्यों बनाया है, इससे मेरे को क्या पता लगा, इस चीज को मैंने प्रूव करने के लिए ये चार्ट बनाया, ऐसे करके एक्सप्लेन किया होता है कि तुमने क्या प्रोसेस किया, क्या क्या तुम्हारी फाइंडिंग्स थी। जैसे तुमने रिसर्च पेपर पढ़े होंगे मे बी, नहीं पढ़े, बुक्स पढ़ते हो, बुक्स तो पढ़ी होंगी, मतलब बचपन में पढ़ी होंगी। हाँ 2 साल पहले। तो उसके अंदर तुम्हारा होता है ना, एक फॉर्मेट होता है कि जो भी चीज एक्सप्लेन हो रही होती है उसके साथ में इमेज होती हाँ। है ना। ये फॉर्मेट होता है, या तो आपकी बुक्स प्रॉपर टेक्स्ट वाली है ना, या फिर आपकी अगर थोड़ी सी आप जैसे स्कूल्स वगैरह की बुक्स देखोगे तो उसमें यही होता है कि इमेजेस होती है और उस इमेज के एक्सप्लेनेशन साथ में लिखा होता है कि ऊपर नीचे आसपास कहीं पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। कॉमिक बुक्स कैसे? कॉमिक बुक तो पूरी जॉनरा ही अलग हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप 8th-9th की साइंस की बुक उठा के देख लो, तो उसमें क्या होगा कि एक इमेज होगी, उसके नीचे फिर पैराग्राफ में उसका एक्सप्लेनेशन होगा कि वो इमेज में क्या है एंड ऑल, है ना, ऐसे रहता है। तो उस तरीके का फॉर्मेट होता है आपका रिपोर्ट्स का, ठीक है। तो वही आप एक चार्ट लगाओगे, उस चार्ट में क्या है उस चार्ट को एक्सप्लेन करते हो, आसपास हमने लिखा हुआ होता है उसके, ठीक है। ये होती है आपकी रिपोर्ट्स, इस तरीके से रिपोर्ट में सबमिट होते हैं, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पर बना रहे हो और जब आप एक रिपोर्ट शुरू करोगे तो एक छोटा सा ओवरव्यू से शुरू करोगे, डेटा को पहले आप खुद समझोगे और यूजर को समझाओगे। मान लो एक बंदा आया जिसको डेटा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कि उसकी रिपोर्ट जो होती है वो बोर्ड मेंबर्स के लिए होती है, बोर्ड मेंबर्स को नहीं पता कि डेटा के अंदर क्या क्या मिला था आपको, तो पहले एक्सप्लेन करोगे मेरे पास ये पैरामीटर्स थे, बेसिक चार्ट बना के दिखा दिया कि तो मैंने सबसे पहले तो ये देख लिया कि मेरे कैटेगरीज में क्या क्या आ रहे हैं, ये चार्ट होते हैं इसके लिए, ठीक है। इसमें आप जितने भी चार्ट देखोगे सारे इसी टाइप के हैं कि बस हमने इसको ऊपर रख दिया उसके, ठीक है, हमने प्रॉपर फिल्ड अप वाले यूज कर लिए, ठीक है, कि इसमें ऊपर से नीचे से परसेंटेज वाइज डिवाइड हो रहा है कि जैसे बात करूं डार्क के अंदर बार देखो, सबसे पहला ऑलमोस्ट 99% ऑरेंज है, मतलब 99% मेरा इससे आ रहा है, ऑरेंज किसका है, ऑनलाइन, एंड बाकी मेरा 1% इंस्टॉल से आ रहा है बार्स का डार्क में। हाँ वो कह रहा हूँ 1% तो मैंने माना कि 99% मेरा ऑनलाइन से आ रहा है और वैसे आ रहा है, राइट। ये ना अब आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपको एक्चुअली पता लगेगा कि हाँ डेटा देखते ही बता पाओगे मेरे को ये चार्ट प्लॉट करने हैं, ठीक है। इस टाइप का था सर, कॉलम के अंदर है। हाँ ये सारे कॉलम चार्ट्स हैं। कॉलम का कौन सा टाइप है? ये आपका वो होगा इसका
हाँ 100% स्टैक्ड कॉलम्स है ये, ठीक है। ये वाले आपका नॉर्मल स्टैक्ड होगा, हाँ ये नॉर्मल स्टैक्ड कॉलम्स है। ये तो आपका वही होता है कि क्लस्टर कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इनके पास भी बढ़ जाए। मतलब पार्ट्स पढ़ने की देखो ऐसा नीड नहीं होती, क्योंकि ये चीज ना आप विजुअली ही करते हो एक्सेल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं। कौन सा कहाँ यूज हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? ये जी प्रैक्टिस से आएगी, मैं अभी बता दूंगा कि कौन सा कहाँ पे यूज हो रहा है, बट वो आप भूल जाओगे क्योंकि इतने सारे हैं। ये ना आपको ओवर द टाइम जैसे मैं कुछ कुछ ना कॉमन बता दूंगा, फिर ओवर द टाइम आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा मेरे पास ये डेटा है, इसके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल चार्ट है। तो उसके लिए आपको सारे एक तो चार्ट्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से चार्ट्स अवेलेबल है पहले मेरे पास, और फिर उसके से आप देख पाओगे कि हाँ ये डेटा ऐसा है, इसके लिए ऐसा यूज करूंगा मैं, ठीक है। फिर जैसे वो लाइव क्रिकेट मैच चलते हैं, हाँ उसमें जो दिखाते रहते हैं बीच बीच में, वो ऐसे ही देखो मैं क्रिकेट वगैरह देखता नहीं, तो एक्सप्लेन करो किस चीज की बात कर रहे हो तुम। लाइन चार्ट तो स्कोर कार्ड हो, स्कोर करो। स्कोर कार्ड का जाता नहीं है ऊपर नीचे। मैं एक्चुअली लाइव क्रिकेट कभी नहीं देखा है। एकदम बोलो। लाइन चार्ट में होता जैसे हमें मेरे को एक्स और वाई में बता दो कि किस किस के बेसिस पे प्लॉट कर है। रहे यार वो हो। लाइन जैसे जाती है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ तुम ये बता दो कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, मैं बता दूंगा उसके लिए बेस्ट कौन सा है। एक्स एक्सिस पे तो ओवर्स होते हैं ठीक है, और वाई एक्सिस पे रन्स होते हैं। ये अच्छा पर ओवर कितने रन बन रहे हैं, ये होता है नॉर्मल। पर ओवर कितने बन रहे हैं, इसको ना हम ट्रेंड चार्ट कहते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, ताकि हम प्रेडिक्ट कर पाए कि आगे अचीवेबल है जो जैसे अब इंडिया से साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो इंडिया का था कि 41 से 50 ओवर के बीच में कितने मारे। तो अब जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई तो 41 से 50 के ओवर में कितना मारा, वो दोनों मैच टप होकर चलते रहते हैं। अच्छा हाँ, वो इसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो वहाँ पे मतलब यही यूज होता है। मतलब एग्जैक्टली वो एक्सेल से नहीं बना रहे हैं, एक्सेल से नहीं बनते वो वाली चीजें, वो आपको प्रॉपर फिर अलग बहुत वो तो हाई लेवल पे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, और रियल टाइम में दिखाना है आपको डेटा। हाँ एग्जैक्ट टाइम में कुछ दिखाना हो। हाँ रियल टाइम में एक्सेल से थोड़ा ना होगा, रियल एक्सेल तो डेटा डाल के आप बनाते हो, आपको रियल टाइम में करना है तो आपको रियल टाइम सॉफ्टवेयर चाहिए। आप पावर बीआई यूज कर सकते हो उसके लिए कि रियल टाइम में अगर देखना है, बट आपको फिर डेटा स्ट्रीम पूरी सेट करनी पड़ती है। वो लोग तो सर चार्ट के लिए फिर अलग ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको वो चीज प्लॉट करनी है, रियल टाइम में प्लॉट करनी होती है ना, तो रियल टाइम के लिए अलग ही चीज होती है। मतलब टेक्निकली वो पावर बीआई से अचीव कर सकते हो, वो चीज बनी ही चार्ट के लिए वो यूज करते हैं। हाँ पावर बीआई में बता रहा हूँ, पावर बीआई से वो चीज की जा सकती है, बट उसके ना फिर सिर्फ पावर बीआई नहीं लगेगा, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बन के लगेगा। भी सीखेंगे वो पावर बीआई। पावर बीआई तो सीखोगे आप रियल टाइम में चार्ट कैसे देखते हैं वो तो सीखोगे आप, ठीक है। बट जो बैकएंड में एक्चुअली डेटा कैसे आ रहा है वो, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट का काम नहीं है, डेटा साइंटिस्ट का काम नहीं है, तो वो वाला पार्ट नहीं सीखेंगे हम, ठीक है। कि रियल टाइम में डेटा आता कैसे है, बट रियल टाइम में उस डेटा को प्लॉट कैसे करते हैं वो तो सीखेंगे, ठीक है। हाँ तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कॉलम्स होते हैं हमारे, ज्यादातर हमारे पास और हमारे डेटा का ओवरव्यू देने के लिए होते हैं, ठीक है। जितने भी कॉलम के अंदर पार्ट्स हैं वो सारे हमारे डेटा का ओवरव्यू देने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास लाइन चार्ट्स। लाइन चार्ट्स होते हैं आपके यूजुअली ट्रेंड्स बताने के लिए, ठीक है। इनको आप कब प्लॉट करते हो, आपको सेल्स वर्सेस टाइम का प्लॉट करना है, ठीक है, कि ओवर टाइम सेल्स कैसी थी, ओवर टाइम प्रॉफिट कैसा था, या फिर जैसे आपने बताया कि ओवर टाइम हमारे रन कितने बने, क्योंकि देखो जो ओवर है वो ओवर टाइम ही है, क्यों, क्योंकि लीनियर है। वो लीनियर का मतलब समझते हो कि अगर एक ओवर हो गया तो वो हो गया, वापस नहीं जा सकते उसमें, है ना। टाइम भी इसलिए लीनियर है, अगर 1 मिनट निकल गया तो निकल गया, वापस थोड़ा जा सकते हैं उसमें। लीनियर का मतलब समझ आया, तो एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहा है बस। देखो रन्स है, रन्स नॉन लीनियर है, क्यों, क्योंकि पहली बॉल पे छक्का लग सकता है, इसके बाद 2 रन भी मिल सकते हैं, कम हो जाता है। बट ओवर ऐसा नहीं है ना कि एक ओवर हो गया, मान लो आपने दूसरा जो सेकंड ओवर था खत्म हुआ, वो उसका फर्स्ट ओवर थोड़ा जा सकते हो वापस, तो 1 2 3 ऐसे ही चलता रहेगा। रन का क्या है, रन 6 4 2 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब गेटिंग माय पॉइंट, कि लीनियर का मतलब जो सिंगल डायरेक्शन चलते चले जा रहा है बस, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल मतलब, है ना। और नॉन लीनियर जो कि ऊपर नीचे हो सकती है जिसकी वैल्यूज, पीछे नहीं हो सकती, नहीं क्या मतलब, पीछे तो नहीं जा सकती। नहीं पीछे जाने वाली बात नहीं है। जैसे ओवर है, मान लो ओवर की वैल्यू चल रही है 3, अब 3 के बाद हमें पता है क्योंकि ये ओवर है, ये लीनियर है, तो 3 का 4 ही आएगा, हमें पता है ना। बट मान लो रन अभी 6 हुआ, अब 6 का ये सुना सकता 7 ही आएगा,
इन योर माइंड कि लेट्स से चौका मारा, चौके बाद छक्का भी लग सकता है, 2 रन भी मिल सकते हैं, है ना? सही होता है नॉन लीनियर। ठीक। अब नेगेटिव एग्जाम वाले जो मतलब नेगेटिव मार्क्स वाले जो पेपर होते हैं हाँ, उसमें कौन सा प्लॉट करना चाहिए? किस किस चीज के बीच में प्लॉट करना चाह रहे हो आप? जैसे मान लो मार्क्स हैं और क्वेश्चंस के बीच में। मार्क्स और क्वेश्चंस के बीच में? मार्क्स और क्वेश्चंस के बीच में कैसे प्लॉट करोगे? नहीं, जैसे मान लो उसमें तो नेगेटिव भी होते हैं ना, हाँ, नेगेटिव भी कि होते हैं। जैसे मान लो मेरा ये सही है तो हाँ। 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और ये गलत है तो -1 होगा, ठीक है। तो -1 के लिए पीछे रहना पड़ेगा। चार यार मैं तुम्हें समझ जैसे प्लॉट क्या करना है, तुम पहले ना मेरे को ये बताओ कि प्लॉट क्या करना चाहते हो। मेरे को ये पूछना है, जैसे अभी नेगेटिव आपने बोला कि रन तो हमें पता है कि हाँ। नेगेटिव हो गया, हाँ, तो अगर रन अच्छा, रन अगर नेगेटिव भी हो रहे होते हैं, हाँ। ठीक है, चलो एज्यूम करते हैं कि कोई पेनल्टी वगैरह का सिस्टम है और रन नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ना हम कम्यूटेटिव रन्स को फिर प्लॉट करते हैं। एक्चुअली तो नेगेटिव भी एक नंबर ही है। जैसे मैं इसी की बात करूं, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसी की बात करूं, मान लो यहाँ पे तुम्हारा अभी बाकी सब देखना छोड़ दो, बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अज्यूम करो, ठीक है। मान लो यहाँ पे तुम्हारे ओवर्स चल रहे हैं, वहां पे रन चल रहे हैं, और अब ना हमारे पास ये रूल भी है कि पेनल्टी लगेगी तो नेगेटिव रन भी मिलेंगे। तो सर ज्यादातर ग्राफ नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि क्वाड्रेंट एक्चुअली यहाँ पे जो दिख रहा है ना, हम ग्राफ को इस तरीके से देखते हैं, ग्राफ एक्चुअली इस तरीके से नहीं होते, ग्राफ का भी पूरा क्वाड्रेंट होता है इस तरीके का। प्लस होता है, प्लस माइनस। हाँ, इक्वल क्वाड्रेंट होता है इस तरीके का, ठीक है। तो मान लो आपने यहाँ पे ओवर्स आ गए, यहाँ पे रन्स आ गए, ये लो 6 हो गया, ये 4 हो गया, हमारा नेगेटिव 1 आया अगले में, तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा इस जगह पे, नेगेटिव 1 आ गया, इस जगह से ऐसे। तो ये ग्राफ ही है ना? हाँ, ये ग्राफ ही है, क्वाड्रेंट्स ग्राफ के ही होते हैं यूजुअली। हमें ना, हाँ, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ कि आदत नहीं होती इस चीज को देखने की, बट ग्राफ हमारा 4 डायरेक्शन में वेरी करता है। ग्राफ ना 4 होती है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ग्राफ के, ऐसा पता है? तो फिर क्यों पूछ रहे थे नेगेटिव का? नहीं, ये पूछा नीचे जाए, मैं सोचा पीछे जाए, मतलब जैसे ओवर थोड़ा कम हो रहे हैं। नहीं, हाँ वही मैं सोचा था पीछे जा सकता है या नहीं। नहीं। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि नीचे भी जा सकता है। नहीं, पीछे कैसे जाएगा? 2 साल पहले बुक छोड़ी थी। कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये हम यूजुअली जो लाइंस वाले होते हैं वो हम ट्रेंड्स के लिए बनाते हैं, ठीक है, कि मान लो मेरे को देखना है कि ओवर द टाइम मेरा सेल्स और प्रॉफिट का क्या रेशियो चल रहा है, ठीक है, कि मतलब सेल्स का देखा, सेल्स तो बढ़ती हुई जा रही है, बढ़िया है, बट क्या मेरा प्रॉफिट भी सेल्स के हिसाब से बढ़ रहा है? क्या आपको ये चीजें देखनी है ना, कि मतलब मैं सेल्स तो बढ़ा कर रहा हूँ, मतलब रेवेन्यू करोड़ों का हो रहा है, और घाटा कर रहा हूँ मैं एक्चुअली प्रॉफिट में, तो ये चीजें देखने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो आपको नंबर ओवर टाइम चाहिए होता है, ठीक है, नंबर्स ओवर टाइम, तब आप लाइन चार्ट यूज करते हो, ठीक है। सेल्स प्रॉफिट क्वांटिटी ऑब्वियसली इसमें इंक्लूड नहीं करोगे आप, ठीक है, सेल्स प्रॉफिट इस तरीके से नंबर ओवर टाइम, कि आप पिछले साल, इस साल, अगले साल ऐसे करके, मतलब, ठीक है, तो आप लाइन चार्ट यूज करते हो। इसके अंदर भी बहुत सारे लाइन चार्ट्स होते हैं, अब वो आपको डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो ये वाले चलते हैं ना? नहीं, हाँ, ये वाले तो चलते हैं, हाँ, ठीक है, मल्टीपल होते हैं अलग अलग तरीके ये के। सर मतलब एक बार दोबारा क्लिक करना चाहिए। कौन सा वाला? ये एक बार ये बीच में लाइन कैसे टूटी हुई है? इसमें लाइन इसलिए टूटी हुई है, ट्रबल का डेटा ही नहीं है। ऑनलाइन मतलब ट्रफल हुआ ही नहीं ना, ट्रफल ऑनलाइन सेल नहीं हो रहे, न्यू माइंड, मतलब इट्स नॉट लाइक ग्राफ के कांसेप्ट लगे हुए हैं इसमें, जो सारे वो होते हैं फॉर्मूला वही प्रॉपर ग्राफ्स की थ्योरी है ये पूरी। तो वो सीखना पड़ेगा ना हमें ग्राफ का। नहीं, ग्राफ के कंसेप्ट इतना सीखने की जरूरत नहीं है इसमें, आप सिर्फ डेटा को कैसे प्लॉट होगा वो सीख लो ना। मतलब जरूरी है ना उधर जाना? नहीं, ग्राफ थ्योरी सीखने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब चार्ट थ्योरी ऑब्वियसली इसमें प्लस पॉइंट रहता है, बट देखो ना, पॉइंट है जब तुम डेटा एनालिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हो ना इस चीज को, तो एक्सेल ना थोड़ा बेस होता है सिर्फ, तो सबसे पहले वो कराया जाता है। क्यों बेस होता है? क्योंकि इससे तुम्हें डेटा मैनेज करना और डेटा को विजुअलाइज करना दोनों आ जाता है। एक्चुअल जब तुम एज अ डेटा एनालिस्ट किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, तुम्हारा मैक्सिमम टाइम एसक्यूएल और पावर बीआई यूज हो रहा होता है। एक्सेल तुम्हारा एक जॉब कैटेगरी होती है एमआईएस करके, उसके अंदर यूज होता है सिर्फ, वो सिर्फ डेटा को मैनेज करने वाली जो चीजें होती है ना, कि बहुत कम डेटा है इसको मैनेज करना है, तब यूज होता है वो।
ज्यादातर आपका एसक्यूएल और पावर बीआई यूज होता है। वरना क्या हो गया, कैसे मैं देख रहा हूँ सारे चार्ट स्टार्टिंग से क्यों नहीं है, मतलब जीरो से। या तो भाई जीरो से स्टार्ट करेंगे। बार का स्टार्ट हो रहा है जीरो से, हाँ, और किसी का जीरो से क्यों स्टार्ट होगा? मान लो देखो, जैसे बार्स का लेट्स से ऑनलाइन वाले लेते हैं, हमने देखा कि डार्क के जो बार्स हैं ऑनलाइन कितने हैं, तो ऑनलाइन समथिंग इतने हैं, जितने भी ये वैल्यू है 400 कुछ होगी मेरे ख्याल से, इतनी है। और दूसरे वाला जीरो के पास वो भी नहीं है। हमने देखा था ना जब वो था 100% कॉलम चार्ट था, तो उसमें हमने देखा था कि 98% के आसपास ऑलमोस्ट ऑरेंज था और बिल्कुल हल्का सा नीचे ब्लू था। तो जीरो से ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी 1 के आसपास कहीं से स्टार्ट हो रहा है। जीरो जीरो तक होगा ना, कोई होगी वैल्यू जीरो, जैसे बिल्कुल। प्रॉफिट हमें जीतने ही और वहां से जीरो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीरो से तब स्टार्ट होगा। ये सब करने पे, हाँ? करने पे ही समझ, करने पे ही समझ। नहीं, वो मैं तुम्हारी बात समझ गया। आई डोंट थिंक सो इतना मुश्किल कंसेप्ट है ये। तो डेटा जैसा है उसके साथ चार्ट बनता है ना तुम्हारा। ऐसा चार्ट पहली बार बीच में टूट रहा हो। और डेटा के ऊपर डिपेंड करता है ना, कहीं पे टूट क्यों रहा है, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है सब का। होते हैं ऐसे तो काफी फिजिक्स में हाँ। काफी होता है जितना। इसमें देखा है। देखो ये वाला है, फिर हमारे पास ये भी ट्रेंड वाला होता है, बस इसमें पॉइंट वाले आ जाते हैं ये, ठीक है। ये मैंने हाँ, ये होता है, ये 3D में हो जाता है बस। ये तो 3D है ना, ये इसी का 3D वर्जन है। तो ये वाला चार्ट था ना, ये वाला चार्ट था, इसी का 3D वर्जन है बस ये, है ना। हाँ, और एक्सेल में एक चीज याद रखना कि 3D चार्ट्स को हम जितना ज्यादा अवॉइड करना चाहे उतना ज्यादा अवॉइड करते हैं। बिल्कुल नीड नहीं है ना 3D चार्ट्स की, तो मत यूज करो, क्योंकि 3D चार्ट बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं। ये वाला चार्ट है ना, जो नॉर्मल चार्ट बनाने में जितने आपको रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे नॉर्मल चार्ट बनाने में एक्सेल को लग रहा है 1 सेकेंड, इसको बनाने में उसी टाइम पे लगेंगे 5 सेकेंड। 5 गुना तक ज्यादा टाइम ले लेता है एक्सेल इनको प्लॉट करने में, क्योंकि पॉइंट्स एंड प्लॉटिंग तो सेम है, बट उसको विजुअल बनाने हैं, फिर विजुअलाइजेशन ज्यादा है। समझ तो मैं इसमें ज्यादा है। नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए होते हैं, तभी एक्सेल ने दिया भी हुआ है, अगर बेफालतू किया तो देता ही क्यों। मतलब टाइम टेन, यही है बस। हाँ, ये जब तुम इसको ना कभी भी रिपोर्ट्स वगैरह में नहीं डाला जाता है। हाँ, रिपोर्ट्स वगैरह में नहीं डाला जाता है इसको, आप डाल सकते हो, डाला नहीं जाता है, ठीक है। तुम अपने आप को इंसाइट्स निकालने के लिए ये प्लॉट करके देख सकते हो, बट जब तुम्हें रिपोर्ट में वो इंसाइट बतानी है ना, तो तुम यही वाला डालोगे, ये वाला, ठीक है। आपको बात नहीं समझ आई शायद मेरी, आगे ना। अरे हाँ करते रहा करो, ताकि मेरे को पता रहेगी किसको समझ आ रहा है किसको नहीं। जैसे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा अभी शायद से, पक्का आ रहा है। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ पूछो। मतलब अभी तो जितना पढ़ा उससे मुझे ये समझ में आया कि हमें डेटा पर वर्क नहीं करना, उसको कैसे करने शो करना है वो हमें आना चाहिए। मतलब तुम्हें डेटा क्लीनिंग से स्टार्ट होता है तुम्हारा काम। मतलब हमें उसको ऐसे शो करना आना चाहिए कि उसको कन्वीनियंटली हमें समझ में आ जाए, ये बेसिकली हाँ, purpose। बेसिकली हाँ, बेसिकली हमारा काम ना एज अ डेटा एनालिस्ट, अगर मैं सिर्फ बात करूं अभी, हमारा काम होता है ट्रेंड्स फाइंड करना, इनसाइट्स फाइंड करना। मतलब कि तुम्हें एक कंपनी ने डेटा दे दिया, अब तुम्हें उन्हें बताना है कि हाँ तुमने ये गलती करी है, तुम इसको सुधारो तो तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। बहुत बेसिक टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो डेटा एनालिस्ट का ये काम होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और डेप्थ में बताऊं इसे, तो जैसे मार्केटिंग होती है, मेटा एड, इंस्टाग्राम पे एड्स वगैरह आते हैं, उसी से, हैं? उसी से। अच्छा एड्स वगैरह आते हैं और टारगेटेड होते हैं। अब मान लो तुम लेट्स से अमेज़न पे तुमने गए कोई शूज वगैरह देखने गए, है ना, तुमने देखा हाँ 2-3 आइटम कार्ट वगैरह में डाल के देखी, बट फिर बंद करके आ गए, तुम्हारा मन नहीं किया लेने का। तुम 1 घंटे बाद देख लो इंस्टाग्राम पे ऐड हो जाएंगे तुम्हारे शूज के। सर वो तो गूगल पर नहीं सुनता है। मतलब हाँ बहुत ज्यादा क्लेम्स है कि सुनी भी जाती है, बट पॉइंट इज यही कि डेटा वहां से अमेज़न से डेटा कलेक्ट हुआ, फटाफट इनकी एल्गोरिथम्स लगी हुई है इंस्टाग्राम की, उसको डेटा साथ साथ मिल जाता है, ठीक है। डेटा ब्लॉकिंग होती है, साथ डेटा मिला, कि हाँ ये शूज देख रहा था तो शूज दिखा दो, ठीक है। सिमिलर तरीके से आपका यूट्यूब पे होता है। यूट्यूब पे मान लो ओवर द टाइम ना आपका एक पूरा एल्गोरिथम बिल्ड होता है, आपका पूरा डेटा बिल्ड होता है, और जब भी आप यूट्यूब की खोलते हो, जैसे मैं यूट्यूब खोलूंगा अपना, तो मेरे को वही वीडियो दिखाएगा जिसमें मैं हर एक वीडियो में एटलीस्ट 10 से 12% तो इंटरेस्टेड होऊंगा ही देखने में। टॉप पे वो दिखाएगा जिसमें मैं
यूट्यूब वाला सर्टेन है कि मैं इस पे क्लिक करूंगा और जैसे जैसे नीचे जाऊंगा वो कम कम परसेंटेज वाली दिखाने लग जाएगा। इस तरीके से होता है, ये काम आपका डेटा एनालिस्ट का ही होता है, डेटा के बेसिस पे ही तो वो रिकमेंडेशन दे रहा है ना। ये अलग काम होते हैं आपके, ठीक है। मतलब रिकमेंडेशन वाला पार्ट थोड़ा सा आपका डेटा साइंस की तरफ ज्यादा चला जाता है, बट इसी कैटेगरी में आते हैं सारे काम। मार्केटिंग वाला जो काम है मेटा एड्स वाला, वो तो प्रॉपर डेटा एनालिस्ट का ही काम होता है, ठीक है। तो लाइन चार्ट्स हो गए। लाइन चार्ट्स के बाद है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट इज व्हेन यू वांट टू शो अ होल ऑफ समथिंग, ठीक है। मेरे को अपनी टोटल सेल्स में से ऑनलाइन एंड इन स्टोर की परसेंटेज देखनी है। अब मेरे को ये चीज दिखानी है कि इतने परसेंट मेरा ऑनलाइन से आ रहा है, इतना परसेंट मेरा इन स्टोर से आ रहा है। इस केस में मैं पाई चार्ट यूज करता हूँ, ठीक है। लेकिन सर इसमें तो हम खाली परसेंटेज वाली यूज करते हैं, हाँ, इसमें सिर्फ परसेंटेज होता है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती इसमें। ये इतना परसेंट हुआ है। हाँ, इसमें एक्चुअल वैल्यूज नहीं डाल सकते। तो सर हमें पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने। नहीं नहीं, पाई चार्ट आप कर लेता है। जब तुम चार्टिंग करते हो ना, ये सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो ये टोटल अमाउंट कैसे लेगा, क्या मतलब बस करके सबको ग्रैंड टोटल? तुम क्या निकालना चाह रहे हो? परसेंट होगा ना टोटल। सर जैसे डार्क मिल्क वाइट तीनों का निकालना है। अभी देख लो कैसे है ये सब अभी इन स्टोर का है। इसमें डार्क, अच्छा अभी आपने मिल्क की कैटेगरी नहीं खोली। हाँ, डेटा ऑटोमेटिकली प्लस करके दिखाता है ये। देखो मिल्क की कैटेगरी बोलना है। इसको प्लॉट ही कर लेते हैं। आ गया, ठीक है। लो, कैटेगरी खोल दी हमने। अब तो फिर अलग अलग दिखाते हैं। हाँ, वो तो जितनी ज्यादा तुम स्प्लिट करोगे उतने ज्यादा लगाते रहेंगे। क्वेश्चन डाउट क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आया डाउट क्या आ रहा है। डाउट मतलब सर जो इसने परसेंटेज निकाली किस बेस पर निकाली? उसने ग्रैंड टोटल से लिए, ग्रैंड टोटल उठाए। ग्रैंड टोटल का भी टोटल कैसे? नहीं नहीं नहीं, ग्रैंड टोटल टोटल क्यों करेगा? नहीं, बेसिकली क्या किया, ये इसने ग्रैंड टोटल उठाया, मान लो उसको बाहर से प्लॉट करना है, तो दिस अपॉन दिस परसेंटेज आ गई। समझ गए ना? ये मेरे पास 100% है, मान लो ये इंस्टॉल का है, इंस्टॉल ये है मेरे पास 100%, ये है मेरे पास 100%। अब इसमें से लेट से डार्क बार चाहिए, ये है ना डार्क बार्स। यहाँ से देख सकते हो ना, यहाँ पे कलर यार इसका लेजेंड पूरा क्यों नहीं आ रहा है? ये लेजेंड चैनल के हिसाब से आ रहा है। कैटेगरी हाथ से उठा के नहीं, यहाँ पे रहने देते हैं। कैटेगरी को मैं दोबारा लेजेंड में डाल देता हूँ। ये चीज समझ आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ? कैटेगरी को मैंने उठा के लेजेंड में डाला है ताकि मेरे पास जो कैटेगरी है ना वो यहाँ साइड में आ जाए। ये इस तरीके से कैटेगरीज आ जाए मेरे पास है। लेजेंड शो करने के लिए। हाँ, लेजेंड शो करने के लिए, ठीक है। अब देखो बस सीजनल के लिए इतना आ रहा है। अब यहाँ पे डेटा में सीजनल का है मेरा, ये रहा, है ना, ये रहा। अब इंस्टॉल डार्क का सीजनल ये वाला प्लॉट करता है, तो ये इतनी चीज समझ आई कि जो ये वाली वैल्यू है वो ये प्लॉटेड है। उसने क्या किया कि 749.1 अपॉन 1583 इनटू 100 परसेंटेज आ गया, तो उसको पता लग गया कि सर्कल का कितना परसेंट मेरे को येलो दिखाना है। मतलब ये अभी इंस्टॉल का ही है। हाँ, ये इंस्टॉल डार्क है लिखा हुआ है ना ऊपर। मतलब हमारे डेटा में बहुत सारी चीजें हैं, तो सारी चीजें एक साथ नहीं शो हो सकती ना, वरना तो छोटी 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 लाइनें बन जाएंगी बहुत सारी, बस तो इसलिए ये कैटेगरी यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ। तो इसी को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर रीजन है, कॉलम्स कैटेगरी यहाँ से रिमूव करेंगे। आगे में वापस हो गया, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है। हमने पाई चार्ट देख लीजिए, जब हमें परसेंटेजों को होल कर दिखाना होता है, ठीक है। जैसे हमने इन स्टोर और ऑनलाइन के लिए अगर प्लॉट करना है कि इन स्टोर में इतना हो रहा है, ऑनलाइन में इतना हो रहा है, तो मैं पाई चार्ट प्लॉट करूंगा। या फिर मेरे को अपनी डार्क मिल्क वो थी ना, मैंने हटा दिया, चलो अभी तो जो डार्क मिल्क एंड व्हाइट थी शायद से, हाँ ये कैटेगरीज हैं
इनके बीच में स्प्लिट दिखाना है कि कौन सी कैटेगरी में कितना स्प्लिट ले रही है, तब मैं वो करूंगा पाई चार्ट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द होल दिखाने के लिए पाई चार्ट यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर अब किस तरीके से आपको दिखाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये और ये एग्जैक्टली सेम है। ये आपके समझने के लिए ज्यादा विजुअली अपीलिंग है बस, और ये एक्चुअल रिपोर्ट में लगेगा। ठीक है, इसके अलावा ये है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये ना पाई ऑफ पाई है, मतलब कि आपने एक चार्ट प्लॉट किया पहले एक चार्ट प्लॉट किया। ठीक है, मान लो ये आपने कैटेगरीज का प्लॉट कर दिया कि मिल्क और व्हाइट और डार्क। अब इसको जो लिखा हुआ है वो ध्यान दो, समझो इसको। ठीक है, मिल्क, व्हाइट और डार्क का तीन का प्लॉट कर दिया। यहाँ पे तीन स्प्लिट होंगे, बस तीन कैटेगरीज होंगी इस चार्ट की, है ना। पाई ऑफ पाई में क्या होता है कि किसी एक कैटेगरी को फिर मैं आगे उठा के दिखाता हूँ और उसके अंदर फिर मैं डार्क और उन सबको ऐसे दिखा देता हूँ। हायरार्की टाइप बोल लो, या जैसे एक मिनट को यहाँ पे ना डालता हूँ मैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा फिर आपको। कैटेगरी को मैं रोज में डाल देता हूँ। हाँ, मेरे पास जैसे पहले था वैसे ही आ गया, है ना। इसको मैं एक बार बंद करते हैं। अब इसके अंदर डालते हैं पिवट चार्ट एंड पाई के अंदर पाई ऑफ पाई। ये देखो इस तरीके से कि अब एक चार्ट में बस ये है, येलो कोई एक इमेज कैटेगरी दिखी होगी। अभी मैंने हाँ लेकिन में अभी दिख नहीं रहा है कि ये जो डार्क है ये मिल्क है, येलो वाला आपका व्हाइट है ना। हाँ, अब उसके अंदर जो कैटेगरी है, अभी तो ये ब्लैंक दिख रहा है, और मैं लेट्स से व्हाइट को मैंने ओपन कर दिया। इसको ना इंसर्ट करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, इस तरीके से इंसर्ट किया और मैंने व्हाइट को ओपन कर दिया, तो व्हाइट के अंदर की कैटेगरी दिख रही है मेरे को। ठीक है, कि ये वाला डार्क था, नहीं ये वाला डार्क था, ये मिल्क था, ये व्हाइट वाला पार्ट था। ठीक है, और पूरा इंस्टॉल कर लेते हैं। ये वाली कैटेगरी मेरी कौन सी होगी, ठीक है। डार्क एंड मिल्क तो बंद है। बेसिकली इस कैटेगरी को, जो भी ये कैटेगरी है वो रजिस्टर देख लेंगे अभी। जो भी ये कैटेगरी है, इसके अंदर जो सब कैटेगरी है उसका स्प्लिट हमें दूसरे चार्ट सब कैटेगरी तो ज्यादा है। हाँ, ये अभी प्रॉपर उसके हिसाब से बिल्ड नहीं है ना, वो लेजेंड वगैरह में कहीं तो उल्टा तो नहीं है, सब कैटेगरी इधर दिखा रहा हूँ मैं। think तो ये डार्क और मिल्क यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो ये डार्क का ये मिल्क का है, जो कि वेरीफाई कर सकते हैं कि डार्क का बहुत कम है, मिल्क का बहुत ज्यादा है ना। तो ये तो ठीक है, तो जो बचा हुआ ये वाला पार्ट हुआ, ये पूरा पार्ट आपका व्हाइट का हुआ। ठीक है, और व्हाइट के अंदर से तीन कैटेगरीज करती हैं, तो आईपीएस इन स्टूडेंट ऑनलाइन का दिखा रहा है ये, ग्रैंड टोटल को भी पिक किया जहां तक है, नहीं जैसे अभी से इंस्टॉल को पिक किया है, ये कुछ तो और होगा, ये भी देखना पड़ेगा क्या है, और इसने ये इंस्टॉल को पिक किया है, तो ये इंस्टॉल में आ गया इस वाली में, तो तीन ही के दिखा रहा है, वो देखना पड़ेगा एक बार। अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से देखो बस कि ये जैसे एक कैटेगरी है, उसके अंदर क्या कैटेगरीज हैं वो दिखाता है ये। मान लो हम इनकी बात करें, डार्क, मिल्क एंड व्हाइट की, तो इनका एक चार्ट बन जाएगा जिसमें तीन वो होंगे। मार्कर लेके आता हूं, मार्कर देखो पाई पाई का क्या मतलब होता है, एक पाई मैंने बनाया, ठीक है, ऐसे मैंने अभी इसको नॉर्मली स्प्लिट कर दिया। ठीक है, ये हो गया मेरे काम के लिए, ये हो गया मेरा वाइट के लिए, और ये हो गया मेरा मिल्क के लिए। ठीक है, अब इस तरीके से जूम आउट होता है, फिर एक सर्कल और होता है ना। तो अब मिल्क के अंदर जो कैटेगरीज है मेरी, जैसे तीन चार कैटेगरीज हैं, कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा।
अब मिल्क के अंदर जो भी सब कैटेगरीज हैं उनका यहाँ पे स्प्लिट दिखाएगा, यानी कि जो डार्क है, क्या क्या है इसमें, बार्स है एक तो, है ना, बार्स का मान लो ये हो गया, फिर उसके बाद क्या है, बॉक्सेस गिफ्ट्स, मान लो बॉक्सेस का ये हो गया, गिफ्ट्स का ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से होता है ये, ठीक है, तो ये होता है फाइव। हाँ जी, अभी आप फ्री हो? नहीं बोलो क्या हुआ, तो वो नहीं बोला, एक बार चेक कर लो। क्या नहीं होगा, वो मैं कर रहा हूँ ना उसमें विजुअलाइजेशन में, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। चलो अभी आ। ठीक है, ये होता है आपका फाइव ऑफ फाइव। तो जैसे आपने मिल्क में लगाए हैं दोनों एरो, हाँ इसमें ब्राउन वाले भी लगे हैं। हाँ, ब्राउन वाले में वो इन स्टोर पे लगा हुआ है, वो मैनेज कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे कैसे करना है। हाँ, सिंपली इन स्टोर पॉइंट फाइव बॉक्सेस, इसको मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ ना, ये किस पे लगा, इन स्टोर, और इन स्टोर पे लगा हुआ है, ठीक है। इस यहाँ से देख लेते हैं, चैनल्स हमारे लेजेंड में है, हमारा समर सेल सब कैटेगरी चैनल। एक काम करते हैं, चैनल को ना एक बार रिमूव कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, अब करते हैं इनको बंद। हाँ, तो देखो अब दिस इज वाइट, मैं लेट्स से मिल्क को मैंने स्प्लिट किया, डार्क एंड मिल्क बार्स इसमें आ रहा है, मिल्क बॉक्सेस, एक्सेस लेजेंड, हम करते हैं लेट्स से पहले कैटेगरी को लेजेंड में डालते हैं, ठीक है, और मेरे पास बार बॉक्सेस इस तरीके से आ गए लेजेंड में, ठीक है। और अब मेरे को एक्सिस पे चाहिए मेरा कैटेगरी, मेरे को एक्सिस में भी चाहिएगी, एक्सिस में कैटेगरी वापस डाली, कैटेगरी वापस कर दी, और एक बार मैं सब कैटेगरी को कर देता हूँ, ठीक है। मेरा बेसिक आ गया कि अब डार्क मिल्क एंड वाइट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सब कैटेगरी है, इसमें लेजेंड में डालते हैं, जो वैसा चार्ट है वैसे ही बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मेरा पावर पॉइंट, पावर पॉइंट्स मिल्क बार्स के हिसाब से क्यों आ रहा है, सब कैटेगरी यहाँ से करूँ तो मेरे क्या आ रहा है, तो ये हमने बेसिक प्लॉट किया, और इसके अंदर टोटल पॉइंट 4, टोटल पॉइंट मिल्क, टोटल पॉइंट डार्क, 2.4 क्या आ रहा है, is to 2.4, डार्क मिल्क वाइट, ठीक है, इसमें टोटल है, ठीक है, टोटल लिख रहा है, ठीक है, ये इसका, okay, तो मुझे सब कैटेगरी से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो मेरा ब्लू स्पार्स सीजनल सिर्फ 0.6, डार्क का 1 2 3 4.6, तो कुछ नहीं मिलेगा, इसकी 1293, डार्क में 1293 का जिसकी लगा, डार्क के अंदर अभी टोटल तो नहीं है सबका, नहीं, डिग्री रेट से मैं सिर्फ डार्क रखता हूँ, तो डार्क का आ रहा है, सब कैटेगरी में सब कुछ दिखा, ठीक है।
हाँ बेसिकली अब ये देखो ये किस तरीके से डिवाइडेड हो रखा है कि ये सिर्फ डार्क का है, अब ऊपर डार्क लिखा हो रहा है, तो ये वाला पार्ट है ये, ठीक है, कि ये सारी दिखा रहा है वो। अब इसके अंदर जैसे तुम यहाँ पे देखोगे तो डार्क पॉइंट गिफ्ट्स, मतलब ये गिफ्ट वाली वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, ये गिफ्ट्स का हो गया, ये बॉक्सेस का हो गया, और ये वाला हो गया तुम्हारा बार्स का। तो गिफ्ट्स बॉक्सेस हमारा टॉप 3 हो गए, ठीक है। जो बाकी के दोनों हैं वो इसने यहाँ पे कंबाइन में दिखाए कि जो ये 1 to 9 दिखा रहा है ना, ये इन दोनों का प्लस करके है, ये इन दोनों का प्लस करके है, और फिर इसको इसने बाद में स्प्लिट करके दिखा दिया इन दिस सीजनल में, सीजनल का अलग से दिखा दिया 935 करके, और यहाँ पे 357 करके दिखा दिया, यहाँ पे ये 357। इस तरीके से होता है पाई ऑफ पाई। पॉइंट कि इस वाले पार्ट में वो एडेड होगा कोई भी एक कैटेगरी, ठीक है, इस वाले उसमें 6 नाम दिया हुआ है उसे, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसने 6 उठाया हुआ है, बट इस वाले पार्ट में वो एडेड है, और जो अगला वाला पार्ट है उसके अंदर वो स्प्लिटेड है, ठीक है। सर एक बार ऐसे भी समझा दो, रिकॉर्डिंग नहीं आज में फिर याद रहेगा। अच्छा देखो, जैसे ये वाला मेन पाया हमारा, राइट, हमने सिर्फ डार्क का लिया है, ठीक है, तो सिर्फ 3 जो टॉप 3 हैं, बार्स बॉक्सेस एंड गिफ्ट्स, सो ये गिफ्ट्स हैं, ये बॉक्सेस हैं, एंड ये बार्स है, तो बार बॉक्सेस एंड गिफ्ट्स यहाँ पे आ गए, है ना। अब इसे लास्ट के दो थे सीजन एंड ट्रबल्स, उसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब कंबाइन करने के बाद वो ऑलमोस्ट हमारा 50% बन रहा है, जो कि दिख भी रहा है आपको, तो मतलब ये दोनों मिला के हमारा अकेला 50% कैटेगरी है ये, राइट। तो इन दोनों का टोटल है हमारा 1293 विच इज 935 प्लस 357, तो ये आ रहा है। अब इसको इसने आगे स्प्लिट कर दिया कि हाँ ये इन दोनों चीजों में है। इसमें ना अभी हम जब डिजाइनिंग वगैरह करते हैं तो हम एक्चुअली मैनेज कर सकते हैं कि कौन से वाले पाई में क्या चीज रहेगी, कैसे रहेगा। और जब चार्ट डिजाइनिंग वाला पाएगा ना, अभी काफी सारा पार्ट बचा हुआ है चार्ट का, तो उसमें करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ मैं तुम्हें चार्ट के एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से चार्ट अवेलेबल होते हैं, इस तरीके से अभी प्लॉटिंग नहीं करेंगे। हाँ हाँ, तो हमने पाए देख लिए, ठीक है, पाई ऑफ पाई, पाई ऑफ ये पाई का पार बन जाता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से बस सर्कल में दिखाने की जगह एक डब्बे टाइप में दिखाएगा कि बॉक्स का 90% है, 10% है, वैसे करके, ठीक है। और ये आपका डोनट वाला होता है कि इसके अंदर पूरा फिल करने की जगह आउटलाइन दिखाता है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद आपके पास बार चार्ट्स आते हैं, ये वाले आपके पास हॉरिजॉन्टल में होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लॉटेड होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली प्लॉटेड का काम क्या पे होता है, और ये डिफरेंट जो नॉर्मल बार चार्ट होते हैं उनसे डिफरेंट कैसे होते हैं। नॉर्मल बार चार्ट होते हैं जो अपने कॉलम में देखे, वो आपका ना यूजुअली ओवरव्यू देने के लिए होता है, ठीक है। ये होता है जब आपको ना मल्टीपल एक्सिस वर्क करना हो। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ, मैंने इसको कहाँ पे लास्ट टाइम यूज किया था। तो मेरा ना फाइनेंशियल डेटा था, और जो स्टॉक्स वगैरह का डेटा होता है वो था, एंड उसमें 3 पार्ट थे मेरे पास, प्राइस, टाइम एंड वॉल्यूम। प्राइस, टाइम एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल अगर स्टॉक्स की बात करो तो ऐसी प्लॉटिंग होती है कि दिस विल बी माय टाइम एंड दिस विल बी माय प्राइस, राइट। और चार्ट कुछ इस तरीके से चलता रहेगा, जैसे मेरा बढ़ता है प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ये होती है। इसके अंदर वॉल्यूम भी इंट्रोड्यूस करनी थी, ठीक है। और वॉल्यूम कैसे होती है, वॉल्यूम ना टाइम बेस्ड भी होती है, टाइम बेस्ड भी होती है। वॉल्यूम क्या होती है? यार तुम्हें फाइनेंशियल में जाना पड़ेगा, फिजिक्स वाली नहीं। कि मतलब जैसे जब प्राइस यहाँ पे था तो कितने लोगों ने परचेज किया और कितने लोगों ने सेल किया, मतलब कितने ऑर्डर्स थे हमारे पास मार्केट में। यार जब प्राइस यहाँ पे था तो सेलर कितने थे, बायर्स कितने थे, बेसिक इतने ने, मतलब अभी एक और मतलब बताता हूँ, जब प्राइस यहाँ पे था तब कितने लोग मार्केट देख रहे थे, जब प्राइस यहाँ पे था तब कितने लोग मार्केट देख रहे थे, ठीक है। तो ये होती है वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें हम यूज करते हैं इसको कि जब प्राइस मान लो जैसे ये वाला पॉइंट ना यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से वॉल्यूम में दिखाता हूँ।
कि यहाँ पे इतनी वॉल्यूम थी, जब यहाँ पे गया प्राइस तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जब मैं अब इसमें से मैं प्राइस लगा दूं, वॉल्यूम दिखाऊं, बस इस तरीके का बार चार्ट आएगा कि प्राइस वाइज वॉल्यूम। सर दोनों चार्ट आपने मिक्स कर हम मैन तो मिक्स करके बनाए थे ना, एग्जांपल दे रहा हूँ कि बार चार्ट में किससे होता है, सिंगल ही है? नहीं नहीं नहीं, मिक्स ही होते हैं। डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। इसके अंदर ना कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम मिक्स नहीं कर सकते या कुछ भी है, इसके अंदर तो चलो फिर भी सिंगल सिंगल ही प्लॉट होते हैं, इसके अंदर मिक्स नहीं कर सकते एक्सेल के अंदर। तुम जैसे एक्चुअल जब प्लॉटिंग करते हो ना, एक्चुअल जब चार्ट्स देखते हो पावर बीआई में वाला या कहीं पे भी, तो उसमें मिक्स करके ही देखे जाते हैं यूजुअली चार्ट्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या करते हैं, जैसे वॉल्यूम बढ़ती है प्राइस यूजुअली ऊपर जाता है। तो फाइनेंशियली अगर तुम्हें देखना हो स्टॉक मार्केट में यूजुअली ये होता है। मतलब ट्रिक काम नहीं करेगी, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पे बैठ के। ठीक है, इसके बाद होता है आपका एरिया चार्ट। एरिया चार्ट बेसिकली अगेन सेम आपका लाइन चार्ट की तरह होता है, ट्रेंड्स बताने के लिए यूज होता है। डिफरेंस क्या होता है कि इसमें ना आप मल्टीपल चीजें यूज करते हो, जैसे लाइन चार्ट में, वैसे तो लाइन चार्ट में भी मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होती हैं हमारे पास इस तरीके से, डेटा के हिसाब से आ रही है वो। अभी हमारे पास एक ही डेटा है तो उस हिसाब से आ रही है, और मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होती है लाइन चार्ट में। अभी हमने देखा था ब्रेक भी हो रखी थी ना लाइन, ये चीज आपके एरिया के साथ भी होती है, इसमें भी मल्टीपल अवेलेबल होते हैं। एरिया का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम ना जैसे मैं लाइन से प्रॉफिट अगर डिटरमाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो सेल किसी पॉइंट पे सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट नीचे गिरा, ठीक है, तो मान लो मेरा था कुछ इस तरीके से चल रहा था कि मेरा एक ऑर्डर है 800 रुपए का ऑर्डर, ठीक है, उसके अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 100 का, ऐसे करके चल रहा हूँ कि सारे खर्चे निकाल के 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अगला ऑर्डर है लेट्स से 1200 का, ठीक है, इसके अंदर प्रॉफिट मेरे को 189 का हो रहा है लेट्स से, ठीक है। जब मैं इस चीज को प्लॉट करता हूँ लाइन चार्ट में, तो क्या होगा कि मेरा ये लेट्स से टाइम के हिसाब से देख लो, ये पहला ऑर्डर था, ये दूसरा ऑर्डर था, तो पहला दूसरा, है ना, और यहाँ पे प्राइस आएगा ऑब्वियसली, लाइन चार्ट इसी तरीके से प्लॉट होएगा, है ना। अब मैंने 800 प्लॉट किया, तो लेट्स से ये था 800, नहीं से ये वाला था 800, तो ये यहाँ पे प्लॉट हो गया, और वाला था 1200, ये 1200 मान लो, तो ये यहाँ पे प्लॉट हो गया, तो इस तरीके से लाइन गई। अब मैं अगर सेम ही इफेक्ट ले रहा हूँ, 5 चल रहा, ये 400 होगा, ये 0 हो जाएगा मान लो, चलो ठीक है, वो लाइन ज्यादा होगी, ठीक है। अब जब मेरे को ये प्लॉट करना है प्रॉफिट, तो 100 और 189 था, तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके की लाइन दिखेगी हमको, आई समझ कि मैंने ये ऑर्डर प्लॉट किए, मेरे ऑर्डर एक 800 का था, तो ये 800 का प्लॉट हो गया, ये 1200 का था, ये 1200 का प्लॉट हो गया, तो समझ आया, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन में मेरे को प्रॉफिट हुआ था 100 का, तो 100 कुछ यहाँ पे होगा इस जगह पे, प्रॉफिट पता कैसे चला, मतलब इसमें क्या प्रॉफिट की लाइन आई कैसे सर? नहीं, डबल लाइन चार्ट में बात कर रहा हूँ ना, डबल लाइन चार्ट, दो लाइन बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे देखो डबल लाइन चार्ट होते हैं मेरे पास, अभी तो नहीं है ये, बट ऊपर देखो डबल लाइन दिख रहे हैं चार्ट होते हैं, है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट की लाइन, एक लाइन तो मेरी सेल्स की हो गई, एक लाइन मैं प्रॉफिट की बना रहा हूँ, तो प्रॉफिट वैल्यू 100 थी, जैसे यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे होगा जस्ट थोड़ा सा ऊपर, 400 तक इसके बीच में कवर हो रहा है, जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर, जैसे यहाँ पे डाल दिया, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूँ, मैंने पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब देखिए क्या लग रहा है कि सेल तो काफी बढ़ गई, प्रॉफिट स्टेबल ही था, ये पता लग रहा है देख के, बट एक्चुअली तो ऐसा नहीं है, सेल के साथ ना प्रॉफिट भी बढ़ा है, मतलब ऑब्वियसली सेम रेशियो में नहीं बढ़ा है, बट बढ़ा है, राइट। तो इस वजह से लाइन चार्ट में हम ना मल्टी लाइंस को यूज करना प्रेफर नहीं करते, हम लाइन चार्ट में सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को या फिर उन्हीं मेजर्स को यूज करते हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर, समझ आया, सिमिलर वाली चीज की सिमिलर वाली चीज समझ नहीं आई, इसका भी एग्जांपल देते हैं,
लेट्स से आप ना लाइन चार्ट में 2 कैटेगरीज कंपेयर करोगे, ठीक है, कि डार्क और मिल्क है, ठीक है, इसको कंपेयर कर रहे हो आप। रन्स वाला सबसे बढ़िया एग्जांपल आपने दिया था, हाँ सबसे बढ़िया एग्जांपल, कि दोनों के पास सेम ओवर है, सेम रन बनाएंगे, मतलब सेम रन का वो है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया ने मान लो एक ओवर में 100 रन बनाए, एग्जांपल ले रहा हूँ, कि इंडिया मान लो एक ओवर में 100 रन बनाए, तो जो साउथ अफ्रीका है वो कुछ 10-12 पे रह जाएगा। और 100 रन इंडिया बना रहा है तो एटलीस्ट 80-90 के आसपास तो वो भी आ जाएगा, गोल तो उनका भी सेम, उससे ज्यादा ही बनाने का है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटीज है ना, नहीं बट इतना ज्यादा डिफरेंस थोड़ा ना आ रहा है दो क्वांटिटीज के बीच में। तो उस केस में आप डबल लाइन चार्ट यूज करते हो, इसलिए वहां पर डबल लाइन चार्ट ही यूज किया जाता है, जो आप वो लाइव फीड वाला बता रहे हो। कंपैरिजन। हाँ वो कंपैरिजन के लिए होता है, ठीक है। जो आपका एरिया चार्ट है ये यूज होता है आपका टू एक्चुअली गेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एक्चुअली गेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जब ये चार्ट प्लॉट कर रहे हो तो इसमें ना हम मतलब इस वाले चार्ट में हमें ये एक्चुअली पता है कि जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो एक्चुअल अमाउंट तो सेल्स का ही है, मतलब सेल्स 800 की हुई है तो 700 रुपए मेरे लगे थे, 100 रुपए प्रॉफिट है, उसके बाद टोटल सेल्स होती है मेरी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो सेल्स होती है ना। तो ये चीज इसमें हम दिखाते हैं, तो इसमें हम कैसे प्लॉट करते हैं ये चार्ट को, इस चीज को ना ऐसे प्लॉट करेंगे। ये मेरा चार्ट है, अब इसके अंदर मैं इन दोनों को प्लॉट करता हूँ, ये 800 मान लेता हूँ, ये 1200 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से प्लॉटेड होगा, ये पूरा फिल्ट होगा, ठीक है, हो जाएगा। अब हमें प्रॉफिट प्लॉट करना है 129 का। अब इसमें ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एज अ स्केल, मैं इसको एज अ स्केल यूज करूंगा, मतलब कैसे कि 800 की टोटल सेल्स थी तो प्रॉफिट मेरा 100 का है, मेरा एक्चुअल मेरा कॉस्ट 700 हुआ, तो मैं 700 वाले मार्क पे एक पॉइंट मानूंगा, जैसे यहां पे था वो, ठीक है, कि इसमें से जो 800 है इसमें से 700 वाला मार्क कहां पे है? नहीं आया समझ कि इसमें 800 मेरा टोटल सेल्स है, ठीक है, तो कितना है 100 का, आप दोनों जवाब दे लो 100 का ना, तो मेरा कॉस्ट कितना आया होगा उस प्रोडक्ट को बनाने में 700, ठीक है, तो समझ आया, तो समझ आया कि 700 क्यों है। अब लाइन चार्ट में क्या होता है कि ये इंडिविजुअल वैल्यूज की तरह देखा जाता है उसमें, तो 800 का यहाँ पर प्लॉट हो रहा है तो 100 यहीं पे प्लॉट होगा, ये वाला एक्स होता है, ये अलग स्केल लिया जाता है, ठीक है। एरिया चार्ट में क्या होता है कि जो 800 है, अब हमारे एक्सेल को पता है कि इस 800 का एक पार्ट है 100, ठीक है, तो 800 वाले पॉइंट से 100 पॉइंट नीचे एक और मार्क लग जाएगा, ठीक है। अब उसको अभी ये पता है कि 1200 का एक पार्ट है 189, तो 1200 वाले पॉइंट से 189 पॉइंट्स नीचे एक मार्क लग जाएगा, जैसे वो कुछ यहाँ पे होगा, ज्यादा हम ले रहे हैं थोड़ा सा, है ना। अब अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये मेरा दूसरे कलर से शेड जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता लग रहा है ना कि प्रॉफिट हो रहा है, तो सर दोनों प्रॉफिट जो होंगे वो सेम कलर में होंगे या अलग अलग कलर? नहीं सेम कलर में होगा ना। सेम कलर में। हाँ मान लो कि जैसे एक प्रॉफिट मैंने सेल से बनाया तो ये पूरा एक कलर से शेड हो गया, ये वाला पूरा, ठीक है, ठीक है, और जो प्रॉफिट वाली लाइन उसने भी बनाई, मार्क करके प्रॉफिट लाइन बनाई, ये यहाँ पे अलग कलर से शेड हो गया, इस तरीके से ये वाला पार्ट पूरा ऐसे शेड हो गया, एज मच। लाइन वाले में मतलब वो नीचे से देता है और बाकी जो उसमें एरिया वाले में इस तरीके से समझ सकते हो, लाइन वाले में वो नीचे से देता है, हेड वाले में ऊपर से देता है, इस तरीके से भी कह सकते हो। और ऐसे भी हो सकता है कि जो पाई चार्ट था उसमें वो परसेंटेज शो कर रहा था और वही मतलब बस इसमें परसेंटेज नहीं है, बाकी यही तो काम हो रहा है ना। टेक्निकली हाँ, टेक्निकली हाँ, और आप सेल्स को 100% लेके उसमें से प्रॉफिट की परसेंटेज निकालोगे तो वो चीज शो कर रहा है ये, बिल्कुल आया वाला समझ, ज्यादा तो नहीं हुआ अभी आपके लिए, टाइम भी ऊपर हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। फिर मैप चार्ट में दिखाया क्या मैप मैप में प्लॉट नहीं होगा ज्यादा ना, आप लोग प्लॉट कर लो एक बार, अगर देखना है तो देखो, देखो इधर आओ, पहले अपने नॉर्मल डेटा पे चले जाओ,
एक्सेल के अंदर इस शीट पे आओ, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल डेटा पे आओ, ठीक है, इसके अंदर इंसर्ट में जाओ एंड यहाँ पे चार्ट में ना मैप्स होता है ना, इस पे एक ही ऑप्शन होगा फील्ड मैप का, इस पे क्लिक कर लो, एक आपके पास इस तरीके से फील्ड मैप आ जाएगा पहले तो, है ना। लिखा भी आ रहा है, आप कुछ लिखा भी आ रहा है साइड में, इस साइड में मैप चार्ट वर्क्स जीरो। हाँ वो ठीक है, अभी वो कर लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाओ, राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन होगा, राइट, कर लो साथ साथ। सर कर लूंगी पहले। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें ना एक काम करो, जो इसने ऑलरेडी डेटा उठा रखा है ना, उसको रिमूव कर दो, यहाँ से मैं सारा रिमूव कर दूंगा, भी नहीं है, मतलब इस तरीके से आ रहा होगा खाली, है ना। मेरे में उसने ऑलरेडी डेटा पिक किया था फॉर सम रीजन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लेजेंड एंट्रीज में मैं क्या करूंगा, लेजेंड एंट्रीज में मेरे को वो वाली वैल्यूज डालनी होती हैं जो मेरी न्यूमेरिकल क्वांटिटी टाइप वाली वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है। लेजेंड एंट्री का क्या मतलब होता है, जिस हिसाब से मेरी कंट्री शेयर होगी, जिस हिसाब से मेरी कंट्रीज को मार्क किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी इस तरीके से डालता हूँ चीजें, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक ऐड करूंगा और यहाँ पे ना सीरीज का पहले नेम दूंगा, नेम ऑफ कुछ भी दे सकते हो, व्हाटएवर यू प्रेफर, ठीक है। तो मैं सेल्स दे देता हूँ इसे, ठीक है। अब इस वाले में जो सीरीज वैल्यूज है, इसके अंदर मैं अपनी एक्चुअल वैल्यूज दूंगा, ठीक है। अब मेरे लिए काफी सिंपल है ये चीज, है ना, क्योंकि अच्छा आपने टेबल बना रखा है ना, उसे जो डेटा उसको टेबल बना रखा है, जिस डेटा के ऊपर आईपी बना रहे हो उसको कंट्रोल नहीं करके टेबल बना रखा है ना, जैसे मतलब ब्लू ब्लू से दिख रहा है वैसे दिख रहा होगा आपको भी, है ना। टेबल का नाम पता है ना, हाँ। तो बस नहीं नहीं, सेल्स तो कॉलम का नाम है, टेबल का नाम इस पे मैं कैंसिल करता हूँ। देखो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना और यहाँ से टेबल डिजाइन में चले जाओ, तो ये आपका टेबल का नाम चाहिए है। ये वो टेबल का नाम देखने के लिए ना आप किसी भी उस पे डेटा पे टेबल के अंदर क्लिक करोगे एंड टेबल डिजाइन पे चले जाओगे ना, वहां पे आपका टेबल का नाम आता है सबसे आगे, जो भी आ रहा है आपका उसको आप चेंज भी कर सकते हो वहां से, आपको चेंज करना है तो, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं वापस इसमें आता हूँ, अगर मैं सिलेक्ट डेटा के अंदर गया और सब कुछ रिमूव करूंगा पहले मैं, और कुछ नहीं आ रहा तो वेल एंड गुड। अब इसके अंदर मेरे को सेल्स डालनी है, तो नाम मैं रखूंगा इसका सेल्स, ठीक है। और इसके अंदर ना मैं इक्वल टू, पहले टेबल का नाम आएगा मेरा, टेबल 3 है मेरे टेबल का नाम, ठीक है। अब इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगा अपने कॉलम का नाम और सेल्स, ठीक है। मैग्नीफाई करके दिखाऊं, दिख रहा है ना, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं सेल्स लिखा है और बस मैं इसे ओके कर दूंगा, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था, बता दिखाऊं, हाँ वो मतलब कॉलम कैसे मेंशन करते हो टेबल के अंदर, ये हो गया। आगे बताओ, ठीक है। अब मेरे को हॉरिजॉन्टल में डालना है, मेरे को हॉरिजॉन्टल वाला जो एक्सिस होता है मेरा, उस एक्सिस में एक्चुअली कंट्रीज को डालता हूँ, जो भी मेरा कंट्री वाला पार्ट है ना उसको डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करूंगा सिंपली, और यहाँ पे मेरे को रेंज डालनी है, मैं इक्वल टू डाल दूंगा यहाँ पे टेबल 3 एंड मेरा कंट्री वाले कॉलम का नाम कंट्री है, तो यहाँ पे लिख दूंगा कंट्री, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में, टेबल का नाम फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका कॉलम का नाम इस फॉर्मेट में आता है, ठीक है। मैंने ऐसे किया, ओके। यहाँ पे देखो कंट्री पिक कर लेगा इस तरीके से अपने आप, कंट्री स्टेट रीजन कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ जो भी मतलब जियोग्राफिकल डेटा होता है आपको वो डाल सकते हो, कर लिया, हाँ बस इसे ओके कर दो, ठीक है। मेरे में प्लॉट नहीं होगा, आपके में मोस्ट प्रोबेबली इसका प्लॉट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, वाइट आ रहा है जैसे मेरा आ रहा है वैसे ही आ रहा है, एक मिनट रुको, फिर क्या मेरे में भी कुछ और दिक्कत है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर इस अच्छी मैम, हाय मम्मा के पास भी कोई नंबर है? उठा लेंगे ना मम्मा भी।
एक मिनट रुकना यार, मतलब टेबल 3 भी है। तुमने सही किया है, इक्वल टू 3 से सेल्स आएगा, ठीक है। Yes, ठीक है, ठीक है। ये तो इसमें ठीक है, ठीक है। तो मल्टीपल आ गए, ओके। ये इशू आ रहा होगा हमारे पास, और नहीं लोड हो रहा है, ब्लैंक ही आ रहा है भाई। कोई एरर वगैरह दिखा रहा है? हम्म, ठीक है, एक मिनट रुको, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। अच्छा, सम्मत सेल चाहिए क्या? अच्छा हाँ, ठीक है। सर वो भी क्या, 2 मिनट रुको बस, 2 मिनट में आएगा, ठीक है। सेल्स चलते हैं। Insert, like that. डेटा में देखें, हाँ अभी सही आ रहा है। हाँ अच्छा, ऐसा ही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इशू किया था, सेल्स को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है। सेल्स को डायरेक्टली नहीं ले सकते। पॉइंट इज कि हमने जो अभी डेटा सेलेक्ट किया ना, वो एंट्री सेलेक्ट कर लिया हमने कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी सेल हुई एक क्वार्टर में, है ना। और मैप किस तरीके से प्लॉट होगा? मैप प्लॉट होगा कि हर एक कंट्री हमें कितनी सेल्स दे रही है, राइट। तो मैंने ना उसके लिए बेसिकली क्या किया, मैंने एक छोटा सा पिवट टेबल बनाया, उसमें से कंट्रीज एंड सम ऑफ सेल्स ले लिया, तो उसमें वो कंट्री के हिसाब से सम ऑफ सेल्स निकाल के दे दिया। मैं दिखाऊं, बस कंट्री के हिसाब से सम ऑफ सेल्स निकाल के दे दिया उसने। अब पॉइंट इशू क्या है कि पिवट टेबल के ऊपर आप मैप प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वाले पूरे डेटा को कॉपी करके यहीं पे सेगमेंट दोबारा डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद इस डेटा के ऊपर मैंने सेलेक्ट करके मैप प्लॉट किया है। और मेरे को वही ये ऑनलाइन वाला दे रहा है, तो इसमें अब शायद आपका प्लॉट हो जाना चाहिए, एक बार आप ट्राई करो आप। मेरे में ये ऑनलाइन वाला इशू दे रहा है, इंटरनेट वाला, तो इस तरीके से करके देखो एक बार, ठीक है। तुम्हारी क्लास थोड़ी सी लेट करते हैं, ठीक है। तुम्हारी क्लास में पॉइंट वो वाला भी है ना? नहीं, तुम्हारी क्लास में पॉइंट वाला भी है ना, कि हमें ज्वाइन शुरू नहीं करना जी, है ना। तो मेरे में वही ऑनलाइन का इशू दे रहा है, तुम्हारे में मोस्ट अभी नहीं देना चाहिए ये वाला इशू। सर अपना लैपटॉप लेके आओगे, इनको दिखाने के लिए तुम्हारे लैपटॉप में कर लेते हैं एक बार। ये मैं किधर है, ठीक है। वर्कशीट, ठीक है। अब इसके अंदर अगर दो कंट्री
and 6. देखना तो ये तो सही है, ट्रैक भी सही है। Okay. नोट नहीं हो रहा है। क्या इशू दे रहा है एक्सेल? नेटवर्क में कुछ इशू है। साइनिंग विंडो भी चेक है। आ रहा हूँ। वो मेरे नेट नहीं चल रहा है, या नेट तो चल रहा है क्योंकि बाबा यही दे रहा है। नहीं, जब हम गेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर योर मैप चार्ट और मेक श्योर यू आर ऑनलाइन एंड ट्राई अगेन। ऑनलाइन तो है मेरे में भी, यही इशू आ रहा था। मेरे को लगा कि मेरे में एज नहीं है, उस वजह से आ रहा है। मे बी नेटवर्क का कुछ इशू है। इसमें भी तो ये याद है। तो चलो देखते हैं, अगले वीक इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। मैप इस तरीके से प्लॉट होता है। अब इसके बाद से एक्सेल क्या करता है कि एज से अपना मैप का डेटा उठाता है और उसके हिसाब से डेटा प्लॉट कर देता है। तो पहले वो सम ऑफ सेल्स वाला इशू किया था हमने, वो एक स्टेप रह गया था मेरे से, ठीक है। बट इस तरीके से आपको मैप प्लॉट होते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो फिर देखते हैं इसमें क्या इशू है। नेटवर्क वगैरह कुछ इशू होगा तो मैं फिक्स करवा के रखूंगा, ठीक है। चलो ओके, तो आप यूज करते हैं पे एनर्जी के लिए, ओके। हाँ देख लो। चलो ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। सही हो गया स्टोर हाँ जो आप कर रहे थे। तो हो गया है, और लैपटॉप को ना वहीं पे चार्जिंग में लगा के छोड़ दो, मैं उठा दूंगा बाद में उसे, ठीक है। उस पर कुछ काम है मेरे को अभी, ठीक है। थैंक यू गाइस।